तो इंट्रोडक्शन में हमने समराइज करना सीखा। ग्लिम्पसेस को समराइज कैसे ग्लिम्पसेस देते हैं, कैसे आउटलाइन के अपने जो बातें हैं मेन सेक्शंस के जो आर्गुमेंट्स हैं उनको कैसे दिखाते हैं अपने आपके इंट्रोडक्शन में। समराइज करना सीखा आपने। इंट्रोडक्शन का हमने कहा था ना, एक जनरल स्टेटमेंट या हो या ओपनिंग स्टेटमेंट कुछ भी उसको कहें, वो एक पार्ट होता है। फिर उसके बाद समराइज करना एक पार्ट होता है, और तीसरा तीसरा स्टेटमेंट एक पार्ट होता है, जिसको हम एक एक करके सीखना था हमने। तो समराइज कैसे करते हैं उस पे तो हमने क्लास रख लिया था लास्ट टाइम। जिसने नहीं देखा है तो वो यूट्यूब में वो अपलोड है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर। आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि तीसरे स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भी आप लोग पहले तीसरे स्टेटमेंट वगैरह लिखते थे तो उनको मैं चेक नहीं करता था जानबूझ के, क्योंकि हमने इस पे कंप्रिहेंसिव तरीके से काम करना था। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोगों के जहन में तीसरे स्टेटमेंट जब भी हम बोलते हैं तो क्या क्या आता है आप लोगों के जहन में, इसको सुन के, इस बात को, या इस ये जो फ्रेज है तीसरे स्टेटमेंट का, इसको सुन के आप लोगों के जहन में क्या बातें आते हैं जी? सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब थीसिस स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे में एक नया चीज लगता है कि ये क्या होगा, कैसे लिखेंगे। मतलब अगर एज ए बिगनर बताएं। मतलब सर जो रोज में एग्जामिनर होता है। ने इसको एक सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, या तीन चार सेंटेंस में, जिसमें हम पूरे ऐसा ऐसे है उसको उसी में हम लोग कवर करते हैं। किसी स्टेटमेंट के ये ऐसे है, इसमें वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है। सर मतलब अगर किताबी हम लोग बताएं तो उसमें ये है कि आपके ऐसे का जो मेन आपने फोकस किया है वो किस चीज पे आपने किया है, मतलब आप किस बारे में आगे लिखेंगे। मतलब आप लोगों का पहला कंसर्न था कि लिखना क्या है, व्हाट टू राइट, ये है क्या खुद ही। फिर आप लोगों का था कैसे लिखना है, जो दो आप किसी ने कहा कि क्या इसको दो सेंटेंस में लिखेंगे, तीन में लिखेंगे, एक में लिखेंगे, कैसे लिखना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखता है ना, दिखता है। फिर किसी ने कहा ये क्रक्स है ऐसे का। ओके जी, अब अभी आप लोग बताते जाएं। तो सर एक स्टांस। स्टांस होता है हमारे ऐसे का, ठीक है, किसी ने कहा जिस चीज को स्टांस हम है, गुड। सपोर्ट कर रहे होते हैं। आपका स्टांस है, गुड। तो अब ये है क्या, मतलब ये इनको दो कैटेगरी में लिखते हैं कि तीसरे स्टेटमेंट खुद ये है क्या, खुद ये है क्या, इस पे बातें आपको क्लियर होने चाहिए। फिर उसके सर अलावा अगर सर ये, एक क्वेश्चन पूछना जी था आपसे। जी जी, सर तीसरी स्टेटमेंट सिर्फ जो है ये लॉन्ग ऐसे में होता है या शॉर्ट में भी होता है। गुड। क्या ये लॉन्ग में होता है या शॉर्ट में होता है, ये फिर वही हो गया हाउ टू राइट वाले में इसके, कि कैसे लिखना है, कब लिखना है, व्हेन टू राइट, व्हेन टू राइट, वेयर टू पुट इट, वेयर टू राइट, कहाँ अगर लिखते भी हैं तो कहाँ लिखते हैं, ऐसा है ना। यही है ना जी क्वेश्चंस जी। का, ये जो आपको लोग पूछ रहे हैं इनका क्रक्स। मतलब सर अगर अभी मिनी ऐसे लिख रहे हैं उसमें भी तीसरी स्टेटमेंट आएगा, यानी ये मैं पूछना चाह मिनी रही थी। ऐसे से मुराद आपका ये जो शॉर्ट से लिख दिया, एक पैराग्राफ जो लिख रहे होते हैं कभी वो? नहीं सर, मतलब एक तो होता है सीएसएस वाला ना, वो पूरा पेपर ऐसे का है। एक आता है ये जो बीपीएससी के वन पेपर एग्जाम में आते हैं, 20 नंबर वाला, 50 नंबर वो वाला, तो वो उसमें भी एक, तीसरी उसको स्टेटमेंट। शॉर्ट ऐसे कहते हैं, वो भी उसमें भी लिखते हैं। लेकिन जब अब ये क्लास लेंगे एक दो दिन, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका एक कंसर्न और ये डर ही नहीं रहेगा कहाँ लिखूं कहाँ ना लिखूं, जहां पुट हो सकता है आप लोग लगा देंगे। ठीक है आप सर। लोगों के जब एक चीज फिंगर टिप्स पे ही आ जाएगा तो आपको फिर इसमें ये चीजें डरने की जरूरत ही नहीं होती है कि मैं कहाँ इस हथियार को दिखाऊं कहाँ ना दिखाऊं। ठीक है, समझ गए? जी सर। तो सबसे पहला आपका कंसर्न है कि है क्या, फिर दूसरा है कि कैसे लिखा जाता, क्या लिखा जाता है, मतलब इसमें है क्या, व्हाट टू राइट, इसके अंदर क्या क्या लिखा जा सकता है ना, कंपोनेंट्स से क्या होते हैं, क्या इसमें लिखा जाता है। और ये व्हाट इज इट, ये एक ही बात है, व्हाट टू राइट।
और हाउ टू राइट। अब हाउ टू राइट में क्या होता है, हाउ टू राइट में ये है कि दो सेंटेंसेस में, तीन में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये एक बड़ा मतलब कभी कभी आपको आ जाता है कि लिखने कैसे है, क्या लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है ये प्रैक्टिस से आएगा। अब यहां से गेम शुरू होता है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का, कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, सेंटेंस को, सेंटेंस के, अब यहां से गेम शुरू होता है आपका कि सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं। यहां से आपका गेम शुरू होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। तो आपसे ये वादा किया गया था कि आप लोग सब्र रखें, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखें। तो आपको जब जैसे जैसे आपको नीड आएगा कि आपको ग्रामर के एस्पेक्ट कुछ सिखाने हों, तभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि ग्रामर सीखते ही इस तरह है। अब यहाँ से आपके सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, दो से तीन आइडियाज को मर्ज कैसे करते हैं, मर्ज करके ही, सिंपल सेंटेंसेस को मर्ज करके ही तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो आज की क्लास के बाद ये जो आगे 2-3 दिन काम होगा, उसमें आप लोग तीसरे स्टेटमेंट पे भी प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोगों को मैं अलग से ये जो सेंटेंस के टाइप्स हैं इस पे भी एक रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करूंगा, वो आप लोगों ने देखना है, उस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जब ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे अभी उबूर हासिल होगा तो इसको आप यूज करके करेंगे तीसरे स्टेटमेंट में। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। क्योंकि जी आप लोगों सर। के तीसरे स्टेटमेंट में दो जी गलती बराबर होते सर। हैं, जितने आप लोगों ने लिखे थे तीसरे स्टेटमेंट लास्ट जितने भी एवेलुएट मैंने किए हैं, उनमें गलतियां ही तो यही होते हैं कि एक तो क्या लिखना है उसके गलतियां होते हैं, कि मतलब आपका कंप्रिहेंसिव नहीं होता तीसरे स्टेटमेंट, और कैसे लिखा गया है, जब आपने दो तीन आइडियाज या सेंटेंसेस को मर्ज किया होता है ना, एक साथ जोड़ा होता है, तो फिर आपने इसको सही तरीके से, क्योंकि आपको इसका इल्म नहीं होता टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का, तो आपके ये गलतियां होते हैं। तो जब आप ये सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तो कुछ भी काम नहीं था जिसकी वजह से आप इतना डरे हुए थे। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। जी सर। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? नो सर। नहीं नहीं सर। चलें, अच्छी बात है। जैनब आपके तो नो में भी नींद था, नींद का गुमान लग रहा है। नहीं सर। अच्छा, सर बिस्मिल्लाह तबीयत करते ठीक नहीं हैं। है थोड़ी। सुस्ती ना दिखाएं, हम इतने एनर्जेटिक हैं बैठे हुए फ्री में, तो आप भी थोड़ा एनर्जेटिक रहें, ठीक है? नहीं सर, हम सीख रहे हैं, हम बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है। ग्रेट। तो सबसे पहली बात यह है कि जो तीसरे स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस, समझे कि स्टेटमेंट या सेंटेंस, ठीक है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स बातें नहीं है, पैराग्राफ वगैरह वगैरह ये चीजें नहीं है, ठीक है? स्टेटमेंट या सेंटेंस, अब सेंटेंस दो से तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है? अब क्या होता है ये, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आप जारी करते हैं, जो जो कोई टॉपिक है ना उसको स्टेट करता है, मतलब उसके बारे में सब कुछ बता देता है, क्रक्स होता है उसका, ठीक है? जिसमें उस टॉपिक का नाम भी आए, मतलब ऐसा तीसरे स्टेटमेंट के ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको पढ़ के आपको पता चले कि पूरे ऐसे किस चीज के ऊपर है। नंबर वन। फिर आपको ये क्या करेगा, कभी कभी आपको जो सब टॉपिक्स हैं, सब डिवीजन हैं, जो आपने सेक्शंस नहीं बनाए हुए, सेक्शंस, याद है आप लोगों ने जी सर। सेक्शंस किनको बोलते हैं? यही जिसमें जैसे जैसे काजेज इम्पैक्ट्स, इनको सेक्शंस सर बोलते हैं ना, हेडर्स हेडर्स उनके। मेन हेडर्स। अभी जब भी मैं सेक्शंस बोलूंगा आपने ये सीखना है कि ये इनको सेक्शन बोलते हैं, जिस तरह अंडरस्टैंडिंग गुड गवर्नेंस एक सेक्शन है, ओवरव्यू है, के काजेज है, के इम्पैक्ट है, के इनको एक सेक्शन, एक एक सेक्शन बोलते हैं ना। और जो इनके सब हेडिंग है इनको सब सेक्शन या सब हेडिंग बोलेंगे, ठीक है? ये सब टॉपिक्स है, वट एवर यू कॉल इट, लेकिन हम एक ही अपना जो वर्डिंग है वो सेम इसलिए रखें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेक्शंस को भी हम समराइज कभी कभी ग्लिम्पसेस दिखाते हैं कि यहाँ कितने इसमें सेक्शंस हैं, उसको पढ़ के ये भी पता चलता है कि आपके ऐसे में कितने सेक्शंस हो सकते हैं। क्या ये बात यहां तक समझ आ गया? इसको पढ़ जी सर। के आपको ये भी पता चलता है कि जो ऐसे है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन और सेक्शंस का ये एक ही बात है, कि ऐसे एक ही स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि ऐसे ऐसे में क्या क्या चीजें हो सकते हैं।
ये बात समझ आया आप लोगों को? मतलब कुछ चीजें अभी सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वहां तक समझो, वो फिर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल चीजें वो फिर मैं कराता जाऊंगा, ठीक है? अच्छा, ये असल में पूरा क्रक्स तो होता ही होता है जिस तरह एक स्टूडेंट ने कहा था, लेकिन इसमें फिर ये चीजें होते हैं, असल में क्रक्स इसी अंदाज में होते हैं कि एक आपका स्टांस ये बताता है कि आपका किसी टॉपिक के ऊपर स्टांस क्या है। कभी आर्गुमेंटेटिव जब टॉपिक होते हैं ना, जिसमें पूछते हैं यस और नो जैसे चीजें, तो फॉर एग्जाम्पल, डू वुमेन हैव सेम चांसेस, या वुमेन हैव सेम चांसेस एज मेन इन पाकिस्तान, ठीक है? जिस तरह आफ्ताब उमरानी साहब ने उस दिन एक्सप्लेन किया था इसको कि उन्होंने किस तरह किया है। तो इसमें एक स्टांस लेना होता था कि नहीं, जिस तरह आर्गुमेंटेटिव वैसे जितने भी उनमें एक स्टांस लेना होता है। तो तीसरे स्टेटमेंट आपके स्टांस को भी क्लियर करता है कि आपकी आपका अपना जो स्टांस है वो है क्या। फिर वो ये भी बताता है, उसको देख के जाहिर होता है कि आपका पूरा ऐसे किस चीज के ऊपर है। उससे ये भी पता चलता है कि सेक्शंस कितने बने हुए हैं, मेजर सेक्शंस जो मतलब जरूरी सेक्शन है, जरूरी, याद रखना जरूरी सेक्शंस। ये मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ था लास्ट क्लास में कि इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या होते हैं जो बहुत ही और सेकेंडरी क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्शंस और सेकेंडरी सेक्शंस, याद है आप लोगों को? जी सर। मतलब प्राइमरी सेक्शन में जो लाजुम है एसएसए में, जो जिनके बगैर ऐसे मुकम्मल है। सेकेंडरी हैं जो इसके मिर्च मसाला है, जिस तरह अंडरस्टैंडिंग गुड गवर्नेंस एंड ओवरव्यू, अब इनको जरूरत नहीं होता थीसिस में दिखाने का, ठीक है? तो क्या यहां तक जितने बातें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की विदाउट एग्जांपल्स, तो क्या आप लोगों को समझ आए ये? जी जी सर। सर। जी, जी सर, नहीं सर, क्लियर है। मुझे 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 अभी एक कंफ्यूजन है मेरा। बताएं बताएं। सर, इसमें आर्ग्यूमेंटेटिव में तो स्टांस वाज़ेह होता है बंदे का कि यस और नो की शक्ल में ना, हम्म। लेकिन जो एक्सपोजिटरी ऐसे होते हैं, इसमें स्टांस का जो एलिमेंट है वो मतलब किस तरह थीसिस स्टेटमेंट में। जी, क्या आपको जी ये जो एक्सपोजिटरी स्टेटमेंट्स हैं या डिस्क्रिप्टिव जिनको बोल रहे हैं, क्या उसमें वाकई आपको क्या जी स्टांस कोई लेने का पूछा भी गया है कि नहीं? आप इस सवाल को अगर उल्टा करें, जी। आप खुद देखें क्या यहाँ आपको हाँ। क्राइसिस ऑफ गॉड। हाँ, मैं काम कर रहा हूँ, अभी आप जाएं, अच्छे में जाएं, मैं बुलाता हूँ आपको, ठीक है? अब जाएं, मैं बुलाता हूँ आपको। अच्छा, तो ये, हाँ आपने पूछा जब डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा तो उसमें हम स्टांस कैसे देंगे। जब उसने आपका स्टांस मांगा ही नहीं है, जब उसने उसने कहा, अच्छा एक चीज आप याद रखें, स्टांस किस चीज को बोलते हैं। स्टांस ये अभी देखें, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, काजेज इम्पैक्ट्स एंड द वे फॉर। अब उसने यहाँ आपका स्टांस नहीं पूछा है कि आप इसके काज इम्पैक्ट लेके, यहाँ आपके लिए जरूरी बातें हैं जो आपने लिखने ही लिखने हैं। यहाँ इस टॉपिक से खुद ही जाहिर है कि आप इम्पैक्ट्स काजेज और वे फॉरवर्ड ही लिखेंगे। आपका स्टांस खुद ही, टॉपिक ही आपका स्टांस खुद ही उसने दे दिया है, आपका कोई अपना स्टांस इसमें नहीं है। जो डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं उसमें अच्छा। आपका स्टांस पूछा ही नहीं होता, तो आप यस और नो यहाँ कहाँ लिख बताएंगे आप कोई जी साइड जी। कहाँ कैसे मतलब सर, आर्गुमेंटेटिव किसको बोलते हैं? मतलब आर्गुमेंटेटिव, जी मेरी बात सुने पूरा। आर्गुमेंटेटिव इस तरह के जी। को बोलते हैं जिसमें आपको कोई एक स्टांस लेना होता है। स्टांस वो आपके टॉपिक को ही, टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक आर्गुमेंटेटिव है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, इज ग्लोबलाइजेशन a key to ensuring equality और a divider। अब इसमें क्या आपको एक डिस्टेंस लेने के लिए नहीं बोला गया है? जी सर। जी सर। अब इसमें आपका जो है ना, क्या कौन सा स्टांस आप लेंगे, इसमें अभी आपका ये मसला हो जाएगा, मुद्दा है। अब यहाँ वाले तीसरे स्टेटमेंट में आप कोई बात कहेंगे, आप कोई तीसरे स्टेटमेंट नहीं, पूरे आउटलाइन में क्या आप एक डायरेक्शन नहीं लेंगे अपना कोई एक इनमें से जी जी सर। लेंगे? तो जब यहाँ आउटलाइन में कोई डायरेक्शन लेंगे तो इसी तरह फिर थीसिस में भी आपको डायरेक्शन दिखाना पड़ता है। लेकिन बहुत से डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स हों या दूसरे एक्सप्लेनेटरी स्टाइल के, इस तरह ये यहाँ तो आपको पूछा ही नहीं गया है ना।
क्या उसने ये पूछा कि बेड गवर्नेंस अच्छा है या बुरा है, या बेड गवर्नेंस के काजेज इम्पैक्ट और वे फॉरवर्ड पूछे हैं? जी अच्छा, आप सर। लोगों को समझ आ रहा है स्टांस का क्या मतलब होता है असल में? जी सर। जी जी सर। सर। फिर समझ आ रहा है? नो सर। जी जी। सर जी प्लीज। सर, बिल्कुल समझ आ रहा है सर। स्टांस आपके मतलब आप पूरा ऐसे अपना किस डायरेक्शन में आपने खुद, कोई आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसके दो पहलू हो सकते हैं, उसमें आप स्टांस लेंगे। यहाँ तो कोई डिस्क्रिप्टिव वालों में तो कोई स्टांस होता ही नहीं है, तो आप स्टांस क्यों ये सर नो या इस तरह कुछ डायरेक्शन लेंगे? ठीक है। सर मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा था, वैसे ही ये बताया गया था, या हमने सुना था कि तीसरे स्टेटमेंट में हर हाल में आपका स्टांस होना चाहिए। जब मीन ने एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव हिस्से का पढ़ा, तो मैंने देखा कि यहाँ किस तरह जो स्टांस का एलिमेंट है उसको ऐड किया जा सकता है। मतलब तो मैं असल में, हैरान हो गया, असल में इसलिए ये मैंने जो ये सब वर्ड है, पूछा। इस वर्ड को बहुत ही जनरलाइज्ड और बहुत ही मिस यूज करके आपको बोला जा रहा है ना स्टांस। क्योंकि स्टांस का तो एक जी मतलब होता है कि एक साइड पकड़ना ना। हाँ, जी ये जी। बोलना चाहिए उनको कि आपका क्या पैटर्न है, आप पूरे ऐसे को किस साइड पे क्या क्या उस ऐसे में आप लिखना चाह रहे हैं, आपका जो प्राइमरी सेक्शंस हैं उनको आप एक ही स्टेटमेंट में अगर शो करें तो इसको तीसरे स्टेटमेंट बोलते हैं। हाँ, स्टांस उसी के अंदर पे आ जाता है, और वो भी कभी कभार, हर जगह आपको स्टांस दिखाना भी नहीं पड़ता। मतलब आपको ठीक इस है सर। बात पे सोचने का जरूरत नहीं होगा, अभी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका ये आपका कंसर्न ही नहीं रहेगा कि आप यहाँ स्टांस बोलेंगे क्या बोलेंगे। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ जी थैंक यू अनीसा। सर। ठीक। जी अनीसा, आपने हैंड रेज किया है। अस्सलाम। सर स्टांस लफ्ज है, स्टांस का मतलब समझ नहीं आ रहा है। स्टांस लफ्ज का मतलब है कि कोई एक स्टैंड हो किसी एक बात के ऊपर, स्टैंड मतलब आप कोई साइड लें। फॉर एग्जांपल, इज सोशल मीडिया बैड और गुड? इसको इसको दलील भी बोलते हैं ना, कि दलील क्या जी, आप दे रहे हैं। आप किस साइड पे, कोई ऐसी बात जो आपने कभी तो मतलब किसी के साथ बहस किया होगा ना, किसी ने एक साइड लिया हो, किसी ने एक साइड, उनको जो साइड लेने को स्टांस बोलते हैं। ये आर्गुमेंटेटिव स्टेज में कंपलसरी होता है कि आप अपना स्टांस शो करें। ये जिस तरह ये है ना आर्गुमेंटेटिव ऐसे, अच्छा ऐसे की टाइप वगैरह ये आस्ते से आगे करके हम देखते रहे ना, चीजों को देखते रहेंगे। अभी तक समझ आया ये बात? अभी समझ आया? इस सोशल मीडिया जी यूजफुल और चलिए हार्मफुल, शुक्रिया। इसमें तो आप कोई भी एक स्टांस लेंगे ना, आपका कोई मुद्दा, आपका कोई इसमें हुआ है कि नहीं, मोबाइल फोन अच्छा है कि नहीं बच्चों के लिए, इस पे आपका कोई तो सोच होगा ना, कोई तो एक डायरेक्शन होगा ना इस बात पे कि अच्छा है या बुरा है। आपके इसी डायरेक्शन जी को, इसी सर। सोच को स्टांस बोलते हैं। स्टांस के मीनिंग को फिर आप लोग सर्च करें डिक्शनरी में क्या होता है। ठीक है, आगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि आपका यहाँ पर क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान काजेज इम्पैक्ट्स और वे फॉरवर्ड, ये दिया हुआ है कि नहीं? जी जी। सर। जी। सबसे पहले तो हम लोग सिंपल तीसरे स्टेटमेंट से कॉम्प्लेक्स तीसरे स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। सिंपल तीसरे स्टेटमेंट है जिसमें डायरेक्शन ही से एक है, जिसमें डायरेक्शन ही एक है। फॉर एग्जांपल, बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया। अब अगर ये शॉर्ट से हो एक, क्योंकि ये शॉर्ट से में ही इस तरह के जो आते हैं, अभी आप देखें जिन लोगों ने पूछा था ना कि शॉर्ट से हो लॉन्ग से हो तो कैसे सब चीजें सीखेंगे। अभी आप देखो कि टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप लोग देखें तो सोशल मीडिया के फायदे कोई बताएं? आप इंट्रो, वैसे इंट्रो, और फिर आप बताएंगे कि बेनिफिट्स शॉर्ट से अगर बेनि- आप सोशल मीडिया, अब उसने पूछे बेनिफिट्स हैं तो आप ना वे फॉरवर्ड देंगे ना आर्म्स दे तो बताएंगे, क्योंकि आप पूछे ही उसने बेनिफिट्स है सोशल मीडिया का और शॉर्टेज है। ठीक है, तो 2.1 में एक बेनिफिट, 2.2 में दूसरा, 2.3 में तीसरा, और तीन छोटे छोटे पैराग्राफ बना के आप तीसरा क्या करेंगे, कंक्लूजन। क्या सबको ये बात समझ आ रहा है?
जी सर। आप जी लोग जी बताएं। सर। आप लोग जी सर। हाँ, आप लोग मुझे 3 बेनिफिट्स बताएं सोशल मीडिया के, और फ्रेश फॉर्म में बताएं, ठीक है। सर, जी। इजी एक्सेस टू एक्सेप्टेंस। नॉलेज। जी। इजी एक्सेस टू नॉलेज। ठीक है, टू इंफॉर्मेशन चलें। Sir, जनरेशन ऑफ connects to the इंफॉर्मेशन। global world. Sir, connects to the global world. कनेक्टिंग टू द To global world. ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। A platform for instruction. ठीक है, एजुकेशन मतलब इजी करता है, एक्स जब प्रोवाइडिंग जी। इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। कोई अच्छा बता, असल में जब अच्छा उधर सीरियस जब सोच रहे होंगे ना बेनिफिट सोच रहे हो, तो स्पेशल एनालिसिस करें, ठीक है, इसके बड़े अच्छे फायदे बहुत ज्यादा हैं। सर ये इजी एक्सेस टू ऑनलाइन बिजनेस भी है। तो ये इसीलिए मैंने पूछा ना, बोला ना कि इकोनॉमी को बूस्ट करता है ये, सर जैसे ऑनलाइन। ह्यूमन राइट्स के लिए भी अच्छा है। गिविंग अ वॉइस टू द ओप्रेस्ड। चले, ओके हो गया, मतलब ये बहुत हो सकते हैं, हमने वैसे सरसरी से ये लगाया, 3 छोटे से समझे। अभी आप लोग खुद बताएं, ये 3 कितने, इसका मेन मेन सेक्शन कितना है, एक ही है, बेनिफिट्स है ना, टॉपिक भी बेनिफिट्स पे है। जी इसका सर। तीसरे स्टेटमेंट लिख के बताएं। कोई कुछ 30 स्टेटमेंट के नाम पे घबराएं नहीं, एक ऐसा स्टेटमेंट बताएं। चले मैं आपको एक और एक हिंट देता हूं। क्या आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को समराइज करना सिखाया था? जी सर। क्या आप लोगों को याद है, मैंने जी आप लोगों सर। को 4-5 काजेज लिख के बोला था, इसको एक ही एक ही वर्ड उसमें लेके सेंटेंस में, याद है? जी सर। कभी कभी उसी कंसाइज समरी को भी 30 स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि वो इसी सब चीजों को फुलफिल कर रहा होता है। उसमें भी तो आपको पता चलता है कि कितने सब हेडिंग्स थे, और कितने बातें थे, क्या आपका सारा कुछ किस चीज के ऊपर है, पता चलता था कि नहीं? जी सर। समझ आ रहा है? आप लोग क्या करें, आप लोग तीसरे स्टेटमेंट पे ध्यान ना दें, क्योंकि उससे घबराहट आ जाता है लोगों में। आप क्या करें, इन सब को बेनिफिट्स को ना एक ही पैराग्राफ, एक ही शॉर्ट सेंटेंस में लिखने की कोशिश करें। देखते हैं कैसे तीसरे स्टेटमेंट आप लोगों को घबराता है। आज आप लोग इसको घबराएं, भगाएंगे इस घबराहट को। सर चैट में लिखना है। जी हाँ, चैट में लिखें। चैट में नहीं, वह यहाँ पर ना वो हो जाता है चैट। ये जूम का जो चैट है ना, ये जब जूम कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये गायब हो जाते हैं। व्हाट्सएप वाले चैट में लिखें, जो ग्रुप है उधर। बड़ा अच्छा लिख रहे हैं आप लोग, अहमद मोहम्मद यासीन, लेकिन आप लोग कोशिश करें इसको व्हाट्सएप वाले चैट में कॉपी पेस्ट करें। जी, मैं अभी देखता हूँ आप लोगों ने क्या क्या लिखा है। आपके पास आखिरी 1 मिनट है। मुझे लगता है काफी है इतने, काफी है। अभी कुछ लोगों ने पता नहीं, यहाँ चैट में बार बार बोलने के बावजूद भी वहां नहीं भेज रहे, व्हाट्सएप ग्रुप में, और यहाँ भेजते जा रहे हैं। तो अभी इनका क्या किया जाए, क्योंकि 1-2 बंदों ने अच्छे तो लिखे हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि उनका भी देख लें। चलें, अभी जितने थे बस हो गए।
आप लोगों को दिख रहा है? जी सर। अच्छा, अभी हमारा जी जो सर। पीछे स्टेटमेंट था, इस केस में क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था कि एक तो उस स्टेटमेंट को या उस सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये बेनिफिट्स को बयान कर रहा है बंदा। पहला तो उसका मकसद ये है कि उस सेंटेंस को पढ़ने से बंदे को ये पता चलता कि बंदा क्या कर रहा है, स्टूडेंट, वो बेनिफिट्स को लिख रहा है सोशल मीडिया के। दूसरा क्या होता, दूसरा वो ये जो तीन चीजें हैं उनको भी समराइज करते ताकि उनको पता चलता है कि ये बेनिफिट्स लिखने हैं उसने। तो जो स्टेटमेंट बहुत कंसाइज होगा और ये भी बताएगा कि बेनिफिट्स में लिखना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ और ये तीनों बेनिफिट्स हैं, तो वो सबसे बेहतरीन होगा। क्या ये क्राइटेरिया सबको समझ आ गया? जिस जी क्राइटेरिया सर, मैंने आ आपको गया, बता समझ दिया, गए। ठीक है। जी सर। तो देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया सच एज प्रोवाइडिंग providing easy access to information, connecting to the world and giving voice to the oppressed. गुड। उन्होंने इसी चीजों को यहाँ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया है, जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज है। देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ मीडिया, बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया। देखें, जैसे पता चल रहा है कि इसी एक ही स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि बेनिफिट्स लेके जा रहे हैं। और कौन से हैं? ये ये और ये बहुत ही बेहतरीन। सबको समझ आ गया ये बात कि इन्होंने ठीक लिखा है? जी सर। हम इसी को और भी तरीके से लिख सकते हैं जो बाकियों ने लिखा होगा, कि इससे सोशल मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल। जैसे पता चल रहा है कि ये बंदा बेनिफिट्स लिखना चाह रहा है बाय प्रोवाइडिंग ये, कनेक्टिंग टू द ये, इन मिनिमाइजिंग सोशो इकोनॉमिक इश्यूज। अब देखें, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज इस वाले का हिस्सा नहीं थे, कहते ये जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इसके हमने कहा था बेनिफिट ये तीनों लिखने हैं आपने। मतलब हम इस चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या है, रिलेवेंट कैसे रहना है। अब आपने एक और पॉइंट डाला है तो यहाँ नहीं, ठीक है, ये नहीं था मुद्दा। बाकी ओवरऑल ठीक है, तरीका ठीक है, कनेक्टिंग, प्रोवाइडिंग, मिनिमाइजिंग, गुड, पैरेललिज्म ठीक है, समराइज करना आपको आ गया है, लेकिन यहाँ रिलेवेंट रहना भूल गए जल्दी जल्दी में। देयर आर सर वो मेनी जल्दी जल्दी में बेनिफिट्स ऑफ मैंने सोशल पॉइंट चेंज मीडिया। कर दिया था। जी, सर जल्दी जल्दी में पॉइंट चेंज हो गए तो मैंने देखा नहीं था तीसरा पॉइंट। जज्बात में बह गए तो। जी सर, एग्जैक्टली। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग ये। अब ये एक अच्छा आ गया है सेंटेंस। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, फुल स्टॉप। इन्होंने यहां से क्या कर दिया है, इनका फुल स्टॉप से क्या पता चल गया, हमने क्या सीखा हुआ है? ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट है। तो यहाँ आपने एक सेंटेंस लिख दिया, इट कनेक्ट्स टू द ग्लोबल वर्ल्ड एंड इट इज द वॉइस ऑफ द पीपल। फिर एंड पे फुल स्टॉप भी नहीं लगाया आपने, इज्जत नहीं दिया इसको, लगाएं। अब आपने दो स्टेटमेंट लिखे, दो दो सेंटेंस लिखे हैं, जो कि हमने नहीं मांगा था, हमने कहा था एक सेंटेंस में लिखे, ठीक है। और यहाँ भी आपने जो सेंटेंसेस लिखे हैं इनको कैसे, यही चीज आज आप लोग सीखेंगे कि आप लोगों ने ये जो दो सेंटेंसेस में लिखा है इनको एक सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं। इसके दो तीन तरीके हैं। या तो इन तीनों बातों को ही यहाँ एक साथ लिखें जिस तरह ये है, या अगर आपको लाजुम है कि आप अलग सेंटेंस बनाएं तो इनको आप फिर कैसे जोड़ेंगे, सेमी कॉलन लगाएं फॉर एग्जांपल, इसको छोटा करें तो ये खुद ही एक सेंटेंस बन गया कि नहीं, बन गया। जी पंक्चुएशन इसलिए आप लोगों को सर। सिखाए थे कि सेमी कॉलन सीखें। आप लोगों को मैंने पीडीएफ भी दिया था इसके ऊपर और लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है। तो इसलिए सेमी कॉलन, कॉलन, कामा, इनका यूजेज और सेंटेंस के टाइप, ये जिस दिन आपको आ गए और आपको ये आर्ट आ गया कि लिखते कैसे हैं, समराइज कैसे करते हैं, फिर आप कहीं पे दर बदर नहीं होंगे, 8 8 महीने फीस नहीं देंगे किसी को भी, आप खुद सीख चुके होंगे तब, ठीक है। ये इसमें ये इश्यूज थे। अगला, सोशल मीडिया प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू इन्फो, कनेक्ट्स टू द ग्लोबल वर्ल्ड एंड गिव्स अ प्राइज। ये ओके ओके। यहाँ ये देखें, ये तीनों इन्फॉर्मेशन कहे गए, लेकिन बेहतर होता कि आप ये दिखाते कि इसके फायदे हैं, ये हालांकि फायदे हैं, हालांकि ये तो वैसे जनरल बात है कि फायदे ही आपने लिखे हैं, लेकिन
थोड़ा कभी कभी अल्फाज में भी बयान करना होता है कि इसके ये फायदे हैं तीनों, ठीक है। सोशल मीडिया इज यूजफुल, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम बनाते हैं, इज यूजफुल इन अ नंबर ऑफ वेज, एज इट प्रोवाइड्स, समझ गए, हो गया कि नहीं। जिससे ये भी पता चलता है कि आप इसके कैसे यूजफुल है ये लिख रहे हैं, और फिर क्या 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 अंदाज में दोनों मकसद पूरे हो रहे हैं क्या, जो तो दोनों मकसद में बार बार बोल रहा हूं, आपको समझ आ रहा है। यस सर। सोशल मीडिया आ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर एवरीवन कैन गेट access to online business education and easy access to the world, फुल स्टॉप, लाजुम मलजूम है सेंटेंस के साथ, ठीक है। जैसे पता चलता है कि सेंटेंस खत्म हुआ। और दूसरी बात यह है कि इसमें ना बस समझे कि ओवररन सेंटेंसेस हैं, ये जो मतलब अलग अलग इश्यूज होते हैं ग्रामर के, मॉडिफायर्स को आपने सही पंक्चुएट नहीं किया है, जो जो ग्रामर के इश्यूज हैं, इस पे हम लोग साथ साथ सीखते जा रहे हैं, तो इसके ये इशू ठीक आपके हो जाएंगे। यहाँ ये गलत है, क्या गलत है, आहिस्ता आहिस्ता पर मैं आपको सिखा दूंगा। मैं जो चीज आज का मुद्दा नहीं है इस पे मैं ज्यादा बात भी नहीं कर रहा, इसलिए पहले भी कभी तीसरे स्टेटमेंट पे बात किया है हमने, जब भी बोलता था मैं कहता था इसको अभी इग्नोर करें फिर बात होगी, इस तरह से चीजें चलते रहेंगे, ठीक है। Social media plays a pivotal role by providing several benefits such as enhancing yeah, improving yeah, and raising voices for the oppressed. Good, good, and full stop. Good. सोशल मीडिया प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू ये, कनेक्ट्स टू द एंड गिव्स ये, इन्होंने भी एक शायद ये रिपीटिशन है शायद। अब यहां देखें, यहां देखें आप लोग क्या लिखा हुआ है इन्होंने, पढ़े कोई। Social media as a tool for globalization. हाँ अब देखें, एक तो ये सेंटेंस नहीं है, दूसरी बात ये है कि क्या हमारा मुद्दा आज का यही है कि ग्लोबलाइजेशन को कैसे सोशल मीडिया इन्हांस करता है या क्या करता है उसके लिए, क्या हमारा टॉपिक नहीं ये। नो सर, बेनिफिट्स लिखने थे सर। जी इसमें मतलब दो तीन इशू हैं इसमें। पहली बात यह है कि टॉपिक से इररिलेवेंट गए हैं आप, जिन्होंने भी लिखा है। आपका स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है, स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के प्रीरिक्विजिट क्या है, टाइप्स क्या है, क्लास क्या है, फ्रेज क्या है, इन पे आपको सबको इंशाल्लाह अबूर हासिल होगा। और उसके साथ साथ ये भी सीखेंगे कि तीसरा स्टेटमेंट ये वाला गलत कैसे लिखा है आपने, और सबको पता चल गया होगा ना अभी तक ये क्यों गलत है। अभी आगे बढ़ूं। Yes, sir. जी Yes, सर। sir. सोशल मीडिया इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, which provides easy access to information, voice to oppressed and economy booster। अब यहाँ पैरेललिज्म का इशू है, ठीक है, पैरेललिज्म का इशू है, ये आप उस चैप्टर को पढ़ें या दूसरों से डिस्कस करें, वो आपको बताएंगे, क्योंकि पैरेललिज्म पे बड़े बातें हो चुके हैं, लेक्चर्स हो चुके हैं अलग अलग से। तो सोशल मीडिया जिनको मैं बोलता हूँ कि देखें पढ़ें, तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि गलत है, तो उनको फिर वो वो मगरिब को या क्लास के बाद या रात को फिर वो अपना यही स्टेटमेंट फिर से ग्रुप में दें, बताएं कि इसमें क्या इशू था, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेज, अब ये चलें, मतलब यहाँ तक सबको समझ आ गया है सबके। यहाँ इन्होंने अच्छा जिनके थोड़े अलग अलग होंगे इनको मैं जरा देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबके ठीक थे। सोशल मीडिया कीप्स अप टू डेट, कीप्स अस अप टू डेट, मेकिंग मेक अर्निंग मनी, कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड इन अ सेकेंड। अबे आपने ठीक है, लेकिन इसको बड़ा मतलब अलग अलग से बहुत ही अजीब तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है, सही स्ट्रक्चर नहीं है आपके सेंटेंस का, ठीक है। और जो आप बताना चाह रहे थे, तो उसको कोशिश करें कि जो समराइज बताया था कि पॉइंट्स को करें उनको करना था, अपने अपने से यहाँ लिखे हैं। उन पॉइंट्स को मैं कह रहा हूँ समराइज इसलिए क्या करें ताकि आपका सबको कंपेरेटिवली पता चले ना कि हमने क्या लिखा है दूसरों ने क्या लिखा है, इसलिए अपने से फिर नहीं लिखा करें उस टाइम। सोशल मीडिया इज ट्रांसफॉर्म्ड the way of living is it enhances education opportunities, political awareness and boosts economic growth। good good, ठीक है, ठीक है, economic growth, political awareness, ओके। इस तरह समराइज भी कर सकते हैं, जिस तरह ओप्रेस्ड का था तो पॉलिटिकल अवेयरनेस, लेकिन बहुत दूर दूर न ले जाएंगे, ऐसा नहीं उससे कुछ और उसको समझ आए, ठीक है।
और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हमने लिखे थे? नहीं लिखे थे। नहीं सर। नहीं। तो यहाँ पर नहीं थे वो। ठीक है, ओके। अब यहाँ क्या इन्होंने किया है, देखिए यहाँ इन्होंने क्या गलती किया है, इसको पढ़े। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल एंड इट इज enormous benefits such as access to information, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। असल में ये प्रोवाइड करता है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, खुद एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं है ये। एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड ग्लोबली, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड ग्लोबली। लेकिन चले अगर गलत मान ही लें, इसका कंटेंट कंटेंट का इनका क्या गलती है, मतलब क्या किया इन्होंने? इन्होंने सिर्फ दो बातें लिखने की कोशिश किया, हालांकि उधर तीन थे। जब शॉर्ट ऐसे में आपने तीन थे तो कोशिश कर तीनों को ही ग्लिम्पसेस दें, तीनों के। समझ आया ये बात? क्या ये बात समझ आया? यस जी जी सर। सर। हम्म। सर। तो यहां तक आई होप आप सबको समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत थे माशाल्लाह, आप लोगों ने लिखे थे। अब इन्होंने देखें क्या लिखा है, क्यों मैंने इसको, हालांकि ये इन्होंने जूम में चैट को कॉपी किया था, मेरा दिल तो नहीं कर रहा था क्योंकि ये सुनते नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने अच्छा ही लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने यहाँ इनका कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा मतलब थोड़ा अलग था, इस वजह से बोल रहा हूँ, इतना वो नहीं है। आप लोगों के भी सारों के अच्छे ही हैं। द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया आर सिग्निफिकेंट इन टुडेज वर्ल्ड, from communication to commerce, education to healthcare facilities, and interconnecting global world, comma social media is reshaped the entire world। अगर ये ज्यादा फायदे होते और चार पांच होते तो आपको ये लिखने थे, अभी आपके पास इतने नहीं थे वैरायटी। अगर होते तो ये अच्छा था। सबको समझ आ रहा है? मतलब इन्होंने यस सर। थीसिस में ऐसे बातें लिखे हैं जो उनके सब हेडिंग में थे नहीं, या इन्होंने ज्यादा लिखे। हाँ, पांच छह होते तो इनका समराइज करने का स्टाइल अच्छा था, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, इस तरह, हेल्थ, हेल्थ केयर, इस तरह करके इन्होंने समराइज किया है। बातों को नहीं लिखा है, सिर्फ वो ब्रॉड डोमेन्स बताए कि इन इन डोमेन्स में इसका फायदा बड़ा अच्छा है। तो ये भी एक अच्छा समराइज करना होता है। सबको समझ आ गया कि हम कैसे समराइज करते हैं? इसी समराइज करने को बहुत ही शॉर्ट एक स्टेटमेंट में पूरे अपने बातों को, इसी को ही तीसरे स्टेटमेंट कहते हैं। क्या इस बात को फिर से रिपीट करना चाहिए मुझे, या आप लोगों को समझ आ गया? समझ सर आ आगे गया। जी सर। गुड गुड। क्लियर। बार समझ बार गए। इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये तो सिर्फ एक छोटा समरी ही तो था जिसके पीछे इतना डराया गया था हमें। सर एक बात पूछूं? जी। सर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें तो थीसिस स्टेटमेंट जैसे कि आपने आर्ग्यूमेंटेटिव का बताया उसमें तो हमें क्लियर है, मिल जाएगा। हमारा स्टांस या यस में होगा या नो में होगा, उसकी अगेंस्ट होगा या फेवर में होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एब्स्ट्रैक्ट ऐसे लिख रहे हैं उसमें तो पता नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल वो कहता है, वो विंटर वाला जो था सर ऐसे द कि वर्ल्ड वी वी आर आर लिविंग लिविंग इन द विंटर इज द विंटर ऑफ द वर्ल्ड, जी बताएं। यस। तो सर उसमें थीसिस स्टेटमेंट कैसे होगा कि मतलब हम विंटर में कैसे रह रहे हैं, वो थोड़ा सा जी अगर आप एक्सप्लेन देखिए, कर दें। एक्सप्लेन नहीं करूंगा जी, जिले बात कर रहे हैं आप? जी जी सर, वो असल में सर नाम बार बार वो हो जाता जी, है। जिले हुमा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उसकी बारी आएगी। अच्छा ठीक है सर। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में कैसे तीसरे स्टेटमेंट डालेंगे, आपको फिर हंसी आएगी खुद के ऊपर कि मैं कितना बड़ा मसला लेके रखी हुई थी अपने ऊपर। ये तो था ही एक ही चीज। समझ आ रहा है? जी सर। बाद में आपको हंसी आएगी खुद पे कि मैं इसको इतना बड़ा समझता था कि तीसरे स्टेटमेंट एब्स्ट्रैक्ट में कैसे देंगे, कहाँ क्या देंगे। आपको बाद में चलेगा हो ये तो ये चीज था। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता, ट्रस्ट द प्रोसेस, इस पे आहिस्ता आहिस्ता चीजें होंगी, ठीक है? सर सही है सर। जी सर लॉन्ग ऐसे में तो हम सब सेक्शन नहीं लिखेंगे ना थीसिस स्टेटमेंट गुड। में। इसी चीजों पे ही आ रहे हैं आगे। आज का क्लास थोड़ा लंबा जाने वाला है, बर्दाश्त की जरूरत है। गुड, इसी सवालों को बार बार पूछते रहें ताकि पता चले कि आपके सवालों को ही कंसर्न जवाबात दे रहे हैं उसके मुताबिक ही। गुड। जहां तक समझ आया, जहां तक मैं समझाना चाह रहा हूं, जी सर। ये था एक जी शॉर्ट यस ऐसी है सर। जिसमें चीजें ही कम थे, इसलिए आपने यहाँ एक स्टेटमेंट में इनको दिखा दिया। ये था शॉर्ट ऐसे का, इस तरह यूनिडायरेक्शनल एक चीज का तीसरे स्टेटमेंट या समरी। अब हम
इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स देखेंगे, जान नहीं छोड़ूंगा आपका, आपके 2-3 लेक्चर्स तक भी जा सकते हैं बातें। ऐसा नहीं होगा कि आपको 30 या आधे घंटे में 30 स्टेप में समझा के भगा दिया जाए और आपसे हजारों रुपए लिए जाएं। सिर्फ आप बर्दाश्त करें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और बहुतों का जिंदगी तो बहुत पहले भी आसान हो चुका है अभी तक, कि नहीं? जी सर, जी सो सर। ट्रू। अच्छा, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट वाले में ही 30 स्टेटमेंट का जो पार्ट है उस पे हम बात करेंगे। उस पे अगर हम बात करें तो ये देखें, इसको पढ़ें, इसको, ये इसको पढ़ें। अगर शॉर्ट स्टेटमेंट है, शॉर्ट ऐसे है, सही है। अभी हम शॉर्ट ऐसे का मतलब क्यों, क्योंकि शॉर्ट से आगे ऊपर जाते रहेंगे, हम कम्प्लेक्स इनको करते जाएंगे ना। इन्फ्लेशन के का इसका क्या, ये एक स्टेटमेंट क्या है, ये इसको पढ़ें। कोई मेरे साथ रहे आज। ये आप कौन हैं? जिले होमा, आप इधर ही हैं? जी सर। आप मेरे साथ, मैं आपको बताता जाऊंगा, पढ़ें ये, इसको पढ़ें। इन्फ्लेशन, Inflation has three causes. फुल The स्टॉप, thesis. फुल जी स्टॉप। सर। अगर इसको पता The चले, अगर यही एक स्टेटमेंट, आपको क्या पता चलेगा कि ये पूरा ऐसे किस चीज के ऊपर है? सर इन्फ्लेशन के ऊपर से। क्वेश्चन पे सर। Inflation के नहीं, तीन causes पर है। इन्फ्लेशन के काजेस के ऊपर। causes पे है। तीन causes पर है। जी हाँ, मतलब उसने कहा है कि काजेस ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन आप एक शॉर्ट ऐसे लिख रहे थे और आपने सिर्फ 3 लिखे, तो आपने फिर ये क्या थीसिस स्टेटमेंट बनाया? इन्फ्लेशन Inflation एज has three causes. Causes of the inflations. हाँ, ये इससे क्या पता चलता है कि आप इन्फ्लेशन के काजेज लिख रहे हैं आपका, और कितने काज लिख रहे हैं? 3। तो आपका जिंदगी 3। आसान हो गया, खत्म। अगर आप बहुत ज्यादा आपने पढ़ा है और आपको इतना भी आता है कि तीनों काजेज को मैं यहाँ कैसे बहुत ही शॉर्टकट तरीके से समराइज कर सकता हूँ, ऐसा कर सकती हूँ, तो फिर आप वो जो इवन जो आपके सब टॉपिक्स हैं, जो आपके फॉर एग्जांपल काजेज हैं, उनको भी आप यहाँ लिख सकते थे। इन्फ्लेशन इज 3 causes एंड द फॉर्म ऑफ ये एंड ये। इन्फ्लेशन इज 3 causes सच इज ये एंड ये। कुछ गुजारा हो रहा है? जी सर। जी सर। अब अगर ये अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है ये नेटिव, अभी एग्जांपल भी दूंगा। ये देखें, इन्फ्लेशन का एग्जांपल ही, इन्फ्लेशन का ही, ये देखें एग्जांपल नीचे क्या है, एग्जांपल इसका इन्फ्लेशन का, ये देखें, पढ़ें इसको भी। जिले हुमा। सर ये नेटिव अमेरिका वाला। जी सर, जी। नेटिव अमेरिका वाला। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये देखें, इसको पढ़ें। जी सर। Inflation has three causes: excessive government spending, unrestrained consumer borrowing, and an increase in the supply of paper money. Full stop. पहले वाले में क्या था, आपने सिर्फ लिखा कि 3 काजेज हैं, दूसरे में आपने इसको बेहतर किया और आपने अपने जो 3 काज हैं उनको भी बताया। तो इसका मतलब है पूरा आपका ऐसे किस चीज के ऊपर है, ये पूरा ऐसे, अगर शॉर्ट ऐसे था काजेज के आप इन्फ्लेशन पे, और आपने 3 ही काज लिखे थे, तो क्या ये एक ही स्टेटमेंट आपके पूरे आउटलाइन को समराइज कर रहा है कि नहीं? कर रहा है सर। कर रहा है जी सर। इसी को ही इस तीसरे स्टेटमेंट बोलते हैं। अब देखें, आपको मैंने पहले जब बताया था कालन के यूज सीखे, तब आपको पता नहीं चल रहा था मैं कहाँ यूज करूंगा। अभी आपको समझ आ गया कालन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है अच्छे तरीके से, क्यों आपको इसका यूज आता हो। जी सर। इसी तरह जी अभी सर। जी हम सर। सेंटेंस के टाइप्स भी आपको सिखाएंगे, फिर आपका उस और रिफाइंड हो जाएगा एक्सप्रेशन, हाउ वाला पोर्शन और रिफाइंड हो जाएगा कि कैसे चीजों को एक्सप्लेन करना है। अब एक और एग्जांपल हम देखें, एक और एग्जांपल। अब एक ये था सवाल, टॉपिक। सर आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्शन है। अभी ठीक है? ठीक है सर। हाँ, इंटरनेट का थोड़ा मेरे ख्याल में इशू शुरू हो गया है, इनको पता चल गया इंटरनेट वालों को कि यहाँ एक पूरी क्लास बैठी हुई है और ये लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए इंटरनेट अब फ्लक्चुएट करना शुरू हो गया है।
मेरी आवाज आ रही है ना? सर आपकी आवाज क्लियर है। यस आ रही है सर। अच्छा, तो अभी आप देखें, अब मेरे साथ कोई और रहे ताकि आप लोगों को नींद ना आए और आप मुझे भी पता चले कि आप लोग, कोई एक वॉलंटियर लड़कों में से। जी सर। जी, गुलशेर, गुलशेर आप हैं? जी। गुलशेर इसको पढ़ें, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ें। Native Americans have made valuable contribution to modern US culture in four main areas. Full फुल stop. स्टॉप। इसका क्या मतलब है कि आपका एड टॉपिक किस चीज के ऊपर था आपके ख्याल में? इसको पढ़ के क्या पता चलता है? सर मैं बताऊं? ये गुलशेर बताएंगे अभी। अच्छा, ये सर नेटिव अमेरिकन्स के कंट्रीब्यूशन जो यूएस कल्चर को प्रमोट करने के लिए है। गुड। ये जो कय्यूम बलोच ने लिखा है ना जी कल्चर, ये गलत है। कय्यूम बलोच आपने चैट में लिखा कल्चर, नहीं, कल्चर पे नहीं है, ये है नेटिव अमेरिकन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है यूएस कल्चर में मॉडर्न। ये आपका सवाल था उधर। जी तो इसके जी जवाब सर। में उन्होंने इंट्रो लिखा है, इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने लिखा है नेटिव अमेरिकन ने क्या वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किए हैं। तो कितने कंट्रीब्यूशन आप इस हिस्से में लिखने वाले हैं? फोर फोर। सर। गुड। और तो इसका मतलब है आपका आउटलाइन सारा समराइज हो गया इन बातों से कि नहीं? ये भी पता चल गया कि आपका ओ टॉपिक का स्टांस क्या है, जिसका बोलते हैं स्टांस गुलशीर, और आपके टॉपिक का डायरेक्शन क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कितने बातें लिख रहे हैं, ये भी है कि नहीं? बिल्कुल सर। अगर इसी को हम थोड़ा और ओपन करें और ये फोर मेन एरियाज कौन से हैं लिखें तो बात ही खत्म। तो फिर कोई चांस ही नहीं कि वो आपके इस बात को गलत कहे। तो अब यहाँ देखें कैसे समराइज करके चारों बातों को कहा गया है, इसको पढ़ेंगे अभी आप। एक सेकंड में कलर इसका चेंज करूं, मिक्स हो रहे हैं ये। जी, पढ़ें इसको। Native Americans have made many valuable contributions to modern US culture, particularly in the areas of language, art, food, and government. Full stop. गुड। अब इसने क्या किया, अब इसने जो फोर एरियाज हैं उनको भी ही इन द एरियाज अब ये लिख दिया। तो इसका मतलब ये भी तो एक अच्छा समराइज करना था कि चारों, बताया भी कि चार हैं और ये हैं, और ये भी पता चल रहा है कि टॉपिक का हमारा स्टांस क्या है या डायरेक्शन क्या है या हम क्या लिख रहे हैं। कुछ समझ आया? सबको ये बातें समझ आ रहे हैं? जी सर। जी अब यहां से बिस्मिल्लाह करते हैं आगे और थोड़ा सा अगले लेवल की तरफ। अब अगला लेवल आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए यहाँ से, यहां से आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये तो है चार या तीन, इस वर्ष से हम लिख रहे हैं, अगर ये हो जाए लॉन्ग से, क्या हो जाए? आवाज आ रही है? लॉन्ग ऐसे। लॉन्ग सर। अगर ये लॉन्ग हो है जाए सर। एक लॉन्ग से और पॉइंट्स, सब पॉइंट्स ही सात आठ दाने हो काजेज के, सब पॉइंट्स हमारे हो सात आठ दाने इम्पैक्ट इम्पैक्ट के और वेफर, तो ये तो अगर हम लिखना समराइज करना शुरू करें जिस तरह आपने किया था, याद है? आपने समराइज किया था याद है, काजेज को भी, इम्पैक्ट को भी और वे फॉरवर्ड को भी, लास्ट क्लास में। जी 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 याद है सर। सर। जी सर। अगर आप उसी तरह यह भी यहाँ भी तो यही कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग ऐसे में तो पॉइंट्स ही इतने ज्यादा हैं, अगर उसको हम इस तरह समराइज करना शुरू हो गए सेक्शंस के जो सब पॉइंट्स हैं, तब तो ये बड़ा एक पैराग्राफ बन जाएगा, बड़ा लंबा थीसिस स्टेटमेंट जाएगा। उस केस में हम कोशिश करेंगे कि ये जो सब पॉइंट्स हैं, सब आर्गुमेंट्स हैं, इनको नहीं डालेंगे, एक ओवरऑल एक समरी करने की कोशिश करेंगे लिखने का। कुछ गुजारा हो रहा है? कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आया बात आप लोगों को, कि यहाँ हम जी जी सर। सर। पॉइंट्स लिख लिए, लेकिन अगर काज होते, इम्पैक्ट होते, वे फॉरवर्ड होते, वो खुद पांच पांच दाने होते, तो हम लोग कैसे समराइज ये इस तरह फिर नहीं करते। ये वाले बातें जरूरी नहीं है कि अंदर वाले बातें पर लिखें, फिर आप जो मेजर हेडर्स हैं उनके ग्लिम्पसेस देंगे, कि मतलब इसमें काजेस का इंडिकेशन देंगे, इम्पैक्ट का इंडिकेशन, फिर वे फॉरवर्ड का इंडिकेशन। कुछ गुजारा हो रहा है? जी जी सर। सर। जी जी। अच्छा,
अगर सिंगल में ही गुड, एक मिनट, पहले तो उससे जाने से पहले कुछ और मैं थोड़ा सा और आप लोगों को थोड़ा सा इसमें रामा करूं। सिंगल वाले में शॉर्ट ऐसे का जिस तरह होता है या सिंगल डायरेक्शनल होता है स्टेटमेंट, उसमें कैसे तीसरे स्टेटमेंट की गलतियां आप लोग करते हैं। अब यहाँ देखें तीसरे स्टेटमेंट के पिटफॉल। अच्छा, तीसरे स्टेटमेंट पे हम क्या पता एक दो और मतलब 2 क्लासेस में इसको स्प्लिट करें बातों को, चीजों को। मैं जल्दबाजी में आप लोगों को नहीं सिखाना चाह रहा हूँ, आप लोगों को मैं पूरा पूरा ड्रामा करूंगा कि आप लोगों को फरफर ये तीसरे स्टेटमेंट आए, ये डर ही खत्म हो। इस वजह से आप लोग जल्दबाजी ना करें, ठीक है। ठीक है किसी को सर। जल्दी है जी तो कोई सर। मसला नहीं है, वो बर्दाश्त करना सीख जाए, वरना जाए और हजारों की तादाद में कच्चा लॉरेंस, और वहां पे बेचारा अपना एनर्जी और पैसे जाया करे और बाद में पता भी ना चले कि लिखना क्या था तीसरे स्टेटमेंट में। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि जनरल कैसे होता है तीसरे स्टेटमेंट। तीसरे स्टेटमेंट जनरल तब होता है कि वो सिर्फ आपका डायरेक्शन बताए, आपकी समराइज, मतलब वो हिंट ना बताए कि अंदर हैं क्या बातें। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला वाला पढ़ें, अभी एक और स्टूडेंट को मैं एंगेज करने की कोशिश करूंगा। कोई और गर्ल्स में से अभी एक वॉलंटियर सामने आए। जी सर। कौन बात कर रही हैं आप? सर अनीला। जी अनिला। अनिला, आप इसको पढ़ें, ये जो पहला स्टेटमेंट है। कॉलेज एजुकेशन इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, फुल स्टॉप। अब यहाँ क्या है, इसका जनरल क्यों है ये? क्योंकि इसने कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि इसमें कितने बातें वो लिखेंगे या क्या। ये एक बहुत ही ब्रॉड तीसरा स्टेटमेंट है, जहाँ जो कहीं कहीं पे हमें कोई इशू नहीं है। कहीं पे जब हम बड़े वो लिख रहे हो, लॉन्ग से या फिर आर्गुमेंटेटिव से लिख रहे हो जिसमें हमारा स्टांस सिर्फ बताना था, तो ये एक वहाँ ठीक है। वहाँ अगर वहाँ हमारा सिर्फ स्टांस होता तो ये वहां तक ठीक है, लेकिन अगर ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है और उसने कहा है कि कैसे गुड इन्वेस्टमेंट है उस पे बात करें, तो यहाँ ये इनकम्प्लीट है। कोशिश करें कि इसको बताएं कि फॉर 4 रीजंस, तो ये इम्प्रूव्ड है। गुजारा हो रहा है कुछ? या आप बताएं आ कॉलेज एजुकेशन इज अ गुड इन्वेस्टमेंट बिकॉज, ये जो 4 रीजन है उनको समराइज करें। या एज इट इज ये एंड ये। समझ आ रहा है? तो जी 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 सर। वो सर, आ रहा है। जनरलाइज्ड है, ये इम्प्रूव्ड फॉर्म है। लेजर्स आर यूजफुल, ये अगर एक आपका उसने स्टेटमेंट बनाया है तो ये यूजुअली बहुत ही ब्रॉड है। अगर ये कहे ना लेजर्स हैव सेवरल एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन, इसका मतलब इन्होंने फिर 2 पैराग्राफ लिखे हैं लेजर्स के एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में और मेडिसिन में, ये शॉर्ट से इसने लिखा हुआ है। कुछ गुजारा हो रहा है? जी सर। लेकिन अगर बहुत अच्छा, ये भी नहीं तीसरे स्टेटमेंट में फिर आपने ये इस तरह डिक्लेरेशन नहीं करना कि आई एम गोइंग टू राइट अबाउट, इस तरह का समराइज कभी आपने नहीं करना था, कभी भी नहीं किया ना आप लोगों ने। तो आई एम गोइंग टू राइट अबाउट इस तरह डिक्लेरेशन ना करें कोई। सर वो एप्लीकेशन की तरह या लेटर की तरह नहीं लिखना है। हाँ जिस तरह आपने समरी सीखा हुआ था ना, समराइज कैसे करते हैं, वही तरीका कार है। अच्छा, अब यहां देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये टॉपिक था कि इंटरनेट के फायदे और नुकसानात। टॉपिक क्या था जी? सोए हुए जो सर बंदे फायदे और उनको। नुकसानात। जी हाँ फराज, जाग रहे हैं? जी सर, जाग रहा हूँ, सुन रहा जी हूँ कोई फराज, आप मुझे सर। बताएं कि अगर इंटरनेट के फायदे और नुकसानात पे एक स्टेटमेंट बनाना होता कि सारे उन बातों को करें, तो ये देखें ये क्या लिखा हुआ है यहाँ। द इंटरनेट इज अ कम्युनिकेशन सुपर हाईवे, फुल अब स्टॉप। इसने सिर्फ एक ही एक बात लिखा है, इंटरनेट का एक ही सिर्फ फायदा लिखा है, और वो भी बहुत ही अजीब बात है। बहुत ही एक ही फायदा लिखा है और वो फायदा। तो आपका जी अगर सर। एक ही स्टेटमेंट में पता चले कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव बातें डिस्कस किए हुए हैं, तो वो नीचे वाले को पढ़ें। द द एक्सपोजिशन ऑफ द इंटर चला गया सर, जी यहाँ से स्क्रीन जी, से चला गया, स्क्रीन से सर मेरे ख्याल से अभी देखें, ऊपर हो गया। अभी देखें। जी अभी नजर आ रहा है। द एक्सपोजिशन ऑफ द इंटरनेट हैज एट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाँ जी, कंसिक्वेंसेस, ये फुल असल स्टॉप। में द एक्सप्लोजन ऑफ, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ। द एक्सप्लोजन ऑफ जी इंटरनेट सर। इज
हेड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका मतलब है कि एक तो इंटरनेट की बातें हो रही हैं, टॉपिक इंटरनेट पे, फिर उसके किस किस एस्पेक्ट पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव पे। तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट होना मांगता है। अब यहाँ इसने क्या किया, यहाँ इसने पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट क्यों नहीं बताया अंदर, क्योंकि वो बहुत लंबा जाना था। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कर सकता हूँ? जी जी। सर ये जो स्टेटमेंट है थीसिस, ये मुझे न्यूट्रल लग रहा है, तो इसका ये जो इम्प्रूव फॉर्म है ये सही है? अगर ऐसे में ये यस सर। थीसिस स्टेटमेंट लिखा जाए तो ये लिखो न्यूट्रल जल्दी। मुझे लग रहा है। तो कैसे न्यूट्रल? मतलब ये जो ये एक्सपोजिशन ऑफ इन द इंटरनेट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये जो न्यूट्रल स्टेटमेंट है, ये तो आप थीसिस स्टेटमेंट हो सकता है? आप बहुत ज्यादा गुलशीर प्री ऑक्युपाइड हैं, बहुत ज्यादा। स्टांस वाला जो वर्ड है ना, आपने वो आर्गुमेंटेटिव स्टांस है, उसको आपने इतना दिमाग पे जी छाए हुए है कि आपको हर चीज वही दिख रहा है। जिस तरह वो एक ऐनक नहीं पहनते हैं, जर्द ऐनक, जो स्पोर्ट्समैन ने पहना होता है, या वो जो सरियाब में घूम रहे होते हैं जर्द ऐनक पहन के, तो दिन को ही उनको मगरिब नजर आता है। वो कहते हैं ओ जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि सूरज गुरूब हो रहा है। पीछे वाला दोस्त बोलता है कि अपना ये जो येलो ऐनक है इसको निकाल ले, अभी धूप सर पे है। तो आपने अच्छा, कौन सा ऐनक पहना हुआ है? जर्द वाला। जर्द ऊपर बादल नहीं है, आसमान क्लियर है, ठीक है, अपना ऐनक उतारें। ये जो ठीक है। बार बार ये कह रहे हैं ना कि स्टांस है, ये तो एक न्यूट्रल टोन है। टॉपिक ही न्यूट्रल है, आपको टॉपिक अगर दिया गया है यही। मैंने कब बोला, कब से, कि आपका टॉपिक ये है कि इंटरनेट के फायदे और नुकसानात, क्या उसमें आपको पूछा गया है कि ये फायदेमंद या नुकसानदेह? नहीं सर। अभी अब नो मैं सर। अब चलिए आपका ये छोटा सा मसला ही हल कर देता हूँ। छोटा सा मसला ही, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आप इसमें। टॉपिक आपका ये है कि इंटरनेट, द प्रोज एंड, असल में मैंने आपको अभी तक आर्गुमेंटेटिव ऐसे टच नहीं कराया उस अंदाज से कि टॉपिक में, टॉपिक कौन सा आर्गुमेंटेटिव है, कौन किस में डायरेक्शन लेना है, स्टांस लेना है आपने, कौन सा एक्सपोजिटरी है, डिस्क्रिप्टिव है। ये चीजें मैं जब आप लोगों को बाद में, मैंने कहा था अगले स्टेप में समझा दूंगा, लेकिन आपको बार बार ये चुभ रहा है तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ हिंट दूंगा इस बातों का। द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेट। इंटरनेट, बैन और बून। अब इन दोनों टॉपिकों का गुलशीर क्या फर्क है इनमें, बताएं। सर ये बैन और बून, सर इसके मीनिंग है, मुझे मतलब पता फायदा नहीं या है नुकसान, मीनिंग। फायदेमंद या नुकसान, नुकसानदेह। अच्छा, इसमें इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है नीचे वाले में, और ऊपर वाले में आपको ओपन एंड दिया हुआ है कि दोनों आप डिस्कस कर सकते हैं, प्रोज एंड ऊपर कॉन्स। वाले में आपको इसमें कोई स्टांस कुछ पूछा नहीं है कि स्टांस लो, आपका क्या है इस पे, आपका स्टांस है। आपको बोला कि प्रोज लेकिन कौन लेकिन, तो उसमें फिर जी, आपका टोन नीचे। वगैरह ये चीजें मैटर नहीं करते। टोन स्टांस इस वाले में मैटर नहीं करता आपका कोई, क्योंकि आपको उसने खुद ही बताया कि इसके प्रोज लेके कौन लेको। कुछ गुजारा हो रहा है मैं क्या जी कह जी, रहा हूँ? बिल्कुल सर। 2 सेकेंड है इंटरनेट। आप ये जो टाइपिंग में कर रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा है ना, MS वर्ड। जी सर। जी, जो सेकेंड है इंटरनेट, अब यहाँ आपसे पूछा है कि आपका स्टांस क्या है। आपका स्टांस इसमें से एक ही अब होगा, समझ गए अभी? एक साइड पकड़। जी सर, एक साइड पकड़ना है, अभी गुजर गए, नुकसानदेह है समझ। या अभी फायदा। आप हर जी डिस्क्रिप्टिव ऐसे में क्यों आर्गुमेंटेशन ढूंढ रहे हैं, स्टांस ढूंढ रहे हैं। हमारे सर। ठीक है। गुजारा हो रहा है कुछ? ठीक है सर। आप अपना सर मेरा एक बिल्कुल क्वेश्चन है सर। सर। जी। सर ये प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, या क्वेश्चन पूछ लूं सर? पूछें, ताकि मैं आपको एक बार बार पर याद दिलाऊं कि जी ट्रस्ट द प्रोसेस। जी। सर ये अगर कोई टॉपिक हमारे पास जैसे कि करप्शन है, उसके आगे इम्पैक्ट्स और वे फॉरवर्ड है। अगर जो हमारे इम्पैक्ट्स है वो भी 5 है, वे फॉरवर्ड भी 5 है।
अगर थीसिस हम लोग लिख ले, 3 लिख सकते हैं, अगर सारे के सारे लिख ले, फिर उसमें अगर 5 के 5 इम्पैक्ट है या 5 वो वे फॉरवर्ड होंगे, 3 3 अगर कर ले या 2 इसके बंदा कर ले, हो सकता है इस तरह कर सकते हैं हम लोग या नहीं सर? जी, आप कौन बात कर रहे हैं? सर अहमद फराज बात कर रहा हूँ। जी, फराज साहब ने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया जो बाकी आपको भी सुनने चाहिए कि इनका क्वेश्चन क्या था, जो मैंने थोड़ा बहुत उस पर कुछ बातें पहले भी किए, इनको रिपीट भी करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो इनका ये था कि 5 अगर काजेज हों, 5 कॉन्सिक्वेंसेज हों, अगर हम सबको नहीं लिख रहे तो चलो 2 2 या 3 3 ही लिख लें। अच्छा, इसमें इस तरह करते हैं, कुछ लोग वकी यही ये लाहौर में कच्चा लॉरेंस में कुछ लोग इसका बोलते हैं कि चले आप अगर 7 8 काजेज हैं, 4 5 3 2 3 काजेज दिखाएं और 6 7 कॉन्सिक्वेंसेज हों, तो 2 3 कॉन्सिक्वेंसेज दिखाएं। तो उससे बड़ा एक अजीब सा एक वो आता है वाइब, कि क्या पता उनको ये लगे कि आपने काजेज ही ये 3 लिखे हैं या कॉन्सिक्वेंसेज ही 3 लिखे, या तो इनको ओवरऑल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उसको समराइज करके दिखाएं, तो उसको ये पता चले कि काजेज बहुत आपने लिखे हैं और कॉन्सिक्वेंसेज भी काफी लिखे हैं। अगर शॉर्ट से 2 2 3 3 है तो फिर उधर जाहिर करें, लेकिन लॉन्ग में अगर आप 2 3 दिखाते तो लगता ही यही है कि वो 2 3 है। मतलब आप उल्टा भी तो देखें, कुछ चीजों को उल्टा भी देखने की कोशिश करें। क्या आप तीसरे स्टेटमेंट को सिर्फ देख के पूरे ऐसे पे जानना नहीं चाहते कि तीसरे स्टेटमेंट तब आपका परफेक्ट है जब आप उस आउटलाइन को देख के बगैर अंदाजा लगाएं कि ये ऐसे लॉन्ग ऐसे है या शॉर्ट, नंबर 1, और ये ऐसे इसके कितने मेन सेक्शंस है प्राइमरी। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोला? जी सर समझ आ आप अगर रहा। उल्टे डायरेक्शन में जाएं, और आपका इसका टेस्ट यही है तीसरे स्टेटमेंट का, कि इसको पढ़ के आपको पहली बात ये पता लगे कि टॉपिक क्या है, और फिर ये पता लगे कि इसमें कितने सेक्शंस हैं। ये कामयाबी से जैसे आपने जांचा, इसका मतलब आपका तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। मोस्ट प्रेफरेबल तीसरा स्टेटमेंट वही है। आगे बढ़ें। सर जी, हाँ। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है ग्रामर के हवाले से, वो जो द एक्सपोजिशन ऑफ इंटरनेट हैज एड, यहाँ पे हैज एड आपने दोनों इस्तेमाल किए है ना, तो ये सर ग्रामेटिकली इसका अच्छा, मुझे सेंस समझाइएगा। वो एक्सपोजिशन नहीं है असल में, मैं मुझे सुना करें आप लोग, मतलब मैं बार बार इसी जगह हूँ। मैंने कहा कि ये ये एक टाइपिंग एरर है यहाँ इस बुक में, या ये इसको टाइप गलत किया गया है। इसमें एक्सप्लोजन ऑफ इंटरनेट के, इंटरनेट इतना जो फैल गया है, एज हेड, इसका मतलब इसकी वजह से, एज हेड इस तरह का एक मतलब स्ट्रक्चर होता है। जब आप टेंसेस पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आएंगे, तब वहां मैं इसे कहूंगा ये होता है। जैसे कि आप बोले ना, आई हैव एड इनफ, आई आई हैव एड इनफ कॉफी, कि मैंने उस वक्त ज्यादा काफी कॉफी पी लिया था, या अभी पी चुका हूँ, पी लिया है, सॉरी, आई हैव एड। या आई परफेक्ट टेंस है हैड ना? एड भी होता है, आई हैड एड। सही है। प्रेजेंट ओके परफेक्ट है ना? हाँ, ये जब हम ग्रामर कर रहे होंगे तब, अभी हमारा मुद्दा नहीं है। आप ग्रुप में वो कर ले मैसेज पे। अच्छा, तो यहां तक आप सबको समझ आ गया कि यूनि डायरेक्शनल है तो हम कैसे छोटे छोटे वो समराइज करते थे, लेकिन जब 2 3 एस्पेक्ट आते हैं तो फिर हम उसमें थोड़ा मुहतात रहते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब एसएनसी प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। एसएनसी है कि इसका एसएनसी कहते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम था। किस जमाने में बड़ा शोशा था ये एक, जब आप लोगों का कोई लीडर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मसलों को सिंपल तरीके से पॉपुलिस्ट लीडर हल करना चाहता था। उस तरह उस उन चीजों में आवाम को टगाने के लिए ये वाला भी शोशा छोड़ा गया था, एसएनसी का, सिंगल नेशनल करिकुलम। तो ये इसके कितने सेक्शंस बनेंगे? मुझे पहले सेक्शंस बताएं आप लोग, जल्दी जल्दी। सर 2 बनेंगे। सर एट, सर एट, दो बने। 8 इसके प्रॉस्पेक्ट्स और 8 चैलेंजेस। सर चैलेंजेस दो होंगे। जो बनेंगे, एक बैन पर एक बून पर। प्रोस्पेक्ट्स, पेन और बून नहीं, यहाँ प्रोस्पेक्ट्स, चैलेंजेस, ये होंगे इसके प्राइमरी। मतलब 7 कम से कम ठीक है। प्रोस्पेक्ट्स हों, 7 से 8, मतलब 7 मैक्सिमम। जब मैं बोलता हूँ तो मैक्सिमम जरूरी नहीं होता है कि हो, क्योंकि उधर नहीं होते, मतलब आइडियल सिचुएशन में होता है। 7 से 8 आपके चैलेंजेस हों। अब आपको जो पूछा नहीं गया है उसको आप डाल, क्योंकि चैलेंजेस जब आप देंगे तो आपका वे फॉरवर्ड भी हो सकता है, देने चाहिए। ठीक है।
अब आपकी मर्जी है, क्योंकि उसने पूछा नहीं है कि आप वे फॉरवर्ड को भी, आपके पास बड़ा काफी टाइम है तो उतने ही लिखें, 5 से 6। और अगर टाइम नहीं है और आप इन पे ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, फिर आप एक दफा लिखें। ठीक है, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। कंक्लूजन। जी जी सर। अब ये देखिए, अब इस तरह का टॉपिक जिसमें आपने ये दिखाना हो कि मैंने प्रोस्पेक्ट्स भी लिखे हैं, चैलेंजेस भी लिखे हैं और वे फॉरवर्ड भी दिखाना चाह रहे हो, एक ही सेंटेंस में ये तीनों बातों का हिंट अगर आपने करना हो तो जी बिस्मिल्लाह करें। पहले मैं एक एग्जांपल दूं। सर ऐसे ही जैसे प्रोस्पेक्ट्स बता के फिर ट्रांजिशन लगा के चैलेंजेस दें, दोबारा ट्रांजिशन लगा के वे फॉरवर्ड बताएं, हाँ आपका क्या जैसे जी, बोल हमने रहे हैं? समराइज एक ही, किया था। जी एक ही सेंटेंस में आपने इनके सब हेडिंग नहीं लिखने, सिर्फ मेन हेडर को शो करना है कि प्रोस्पेक्ट भी हैं एसएनसी के, चैलेंजेस भी हैं जिनको वे फॉरवर्ड एक रिफॉर्म के जरिए से या इनको कुछ मेजर्स लेके टेकल किया जा सकता है। ठीक है, जी सर। ट्राई इट, सारे ट्राई करें, चैट में डालें, चैट में, व्हाट्सएप वाले चैट में। सर जी, सर कमु समझाएगा नहीं, कमु पता समझा नहीं चाहिए नहीं। मसला है नहीं, यक सेंटेंस ये तो का अच्छी सेंटेंस ही बनाए कि तो प्रोस्पेक्ट्स एंड बीबी चैलेंजेस वे फॉरवर्ड यक के सेंटेंस है तो का हमें टॉपिक का रिलेटेड सर। तकरीबन। ओके सर। अकील साहब इतना ही सिंपल ना रखें, ऐसा लग रहा है आप उस पे एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ठीक है सर, दोबारा कोशिश करता हूँ। इतना आपके स्टेटमेंट में इतना एटीट्यूड भरा हुआ है, जितना जिस तरह वो अगले, जिस तरह मूवीज में एक पूरे पैराग्राफ में अगला वाला पूछता है ये बातें, अगला वाला बोलता है यस या नो सिर्फ। जी जी सर, वो यही जहन में था सर, एक ही सेंटेंस में किए हैं मैंने। लेकिन इतना ठीक है क्यों? सर, दोबारा करता ऐसा नहीं हूँ। आपका कोई शिकायत कर ले कि अकील साहब में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, ये वो है, आपके स्टेटमेंट से एटीट्यूड दिख रहा है। सर चेंज कर देता हूँ। एग्जामिनर को एटीट्यूड पसंद नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त बेचारा या बीवी के ताने सुन रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, 50s में है या 40s में है, तब तक वो रोज बातें सुनता है बेचारा, तो फ्रस्ट्रेट होकर आपका जब ये देख रहा होता है कम से कम बोलता है कि आप तो मुझ पे बदमाशी ना करो ना। एग्जैक्टली सर, सही बात है सर, चेंज कर देता इसलिए हूँ। वो बेचारे को स्पेस दें थोड़ा तमीज से। अच्छा, जितने लोगों ने लिखा है अभी आते हैं देखते हैं इस तरफ। जी, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है जी?
जी टाइप सर, तो दिख रहा है। अभी छोड़ दें, आप लोग जो टाइप कर रहे थे या इधर उधर थे छोड़ दें, ठीक है। यहाँ देखें, सोशल मीडिया प्लेज। अच्छा, सोशल मीडिया ये तो आ गया है क्या, एसएनसी वाले नहीं थे? सर वो नीचे है सर, वो आपने अच्छा नीचे अच्छा, कॉपी की। ओके ओके। अच्छा, ये अकील साहब ने लिखा है देयर आर प्रोस्पेक्ट चैलेंजेस एट द वे पर। इतना भी ना करें, देखिए सारे देख रहे हैं इसको। इसी पे मैं बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर को आप तो चैलेंज कर, मतलब एग्जामिनर के ईगो को आप हर्ट कर रहे हैं, इतना एटीट्यूड। सर समझ आ गया सर, वो आपने पहले समझा दिया चलें, ओके हो गया। था और आज इस तरह हम यासीन कह रहे हैं कि किली किली इस्माइल वाला थी स्टेटमेंट है, जिस तरह पूरा पूरा जितने पूछो पूछो सिर्फ एक अल्फाज में जवाब देते हैं, यही है। तो अच्छा, फिर ये इन्होंने लिखा है बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया। क्या सोशल मीडिया ही क्यों आ रहे हैं ये सामने, चलें। अच्छा, ऐसे ये एसएनसी एज सेवरल प्रोस्पेक्ट्स, गुड प्रोस्पेक्ट्स, एंड इट आल्सो पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, ये किन का है? अब यहाँ देखें, जो देखें ये एनोनिमस से, तो लेकिन गलतियां ऐसे हैं जो हमने सीखने हैं, जैसे कयूम जी बलोच उनका जी है। ओके। कयूम बलोच खुद जवाब दें, कोई इशू नहीं है, मतलब कोई डरे नहीं, डरा ना करें इन चीजों से, सीखेंगे आप लोग एक साथ मिलके। अच्छा, इनमें देखिए इन्होंने कोशिश तो अच्छा किया है, यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल गया, प्रोस्पेक्ट्स पे भी इनके बातें, चैलेंजेस पे भी हैं, और वे फॉरवर्ड की तरफ भी इशारा है, गुड, इशारा अच्छा है। लेकिन हाउ वाला जो इसका तरीका के लिखना कैसे, ये थोड़ा वीक है। मतलब क्यों, देखें यहाँ पर इनका पंक्चुएशन का इशू है, सेवरल एज प्रोस्पेक्ट एंड इट आल्सो पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, अब इनके बाद सेमीकोलन, हाउएवर, कॉमा। अब ये कैसे करते हैं, यही तो मैंने पंक्चुएशन के लिए आप लोगों को बोला है कि पढ़ें, पंक्चुएशन में 3 4 दफा ये रूल था। और फिर अभी जो हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखेंगे उसमें भी फिर आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आस्ते आस्ते करके जो हाउ पोर्शन है आप लोगों का हल होता जा रहा है, इसी तरह लिखते रहें। और जो आपके वर्डिंग है, वर्डिंग भी ठीक हो सकते हैं। हाउएवर दीज चैलेंजेस कैन बी ओवरकम बाय implementing holistic reforms या comprehensive reforms, डिफरेंट थिंग्स नहीं, होलिस्टिक रिफॉर्म। अब ये कैसे हो सकता है, ये बातें भी आप लोग इंशाल्लाह आस्ते आस्ते सीखते रहेंगे, टर्म्स डायलॉग। पाकिस्तान डायलॉग से तो चल रहा है, कोई भी बंदा आता है ये कितने बड़े बड़े बातें करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक, ये वो, होता कुछ नहीं है। तो इसी तरह डायलॉग है कि हम उसको मारना सीखेंगे अब, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को? जी सर। एसेंसी, अच्छा, सिंगल से करिकुलम ए सो मेनी प्रोस्पेक्ट्स बट इट हैज फेस्ड मैनी चैलेंजेस। इट हैज फेस्ड मैनी चैलेंजेस को बेहतर किया जा सकता है, टेंस का मतलब कैसे टेंस को अच्छा किया जाए, इस पे अभी मैं बात नहीं करूंगा, इसको ठीक कर सकते हैं। और बाय अडॉप्टिंग, अब ये देखो, ये अभी अलग सेंटेंस है, ये यहाँ तक खत्म हुआ है आपका सेंटेंस, तो इसको सेमीकोलन लगाएंगे, यही आप सीखेंगे भी इंशाल्लाह। बाय अडॉप्टिंग प्रैग्मेटिक मेजर्स, कॉमा, इट्स चैलेंजेस कैन बी मिटिगेटेड, गुड गुड। सिर्फ पंक्चुएशन का इशू था, इन्होंने अच्छा दिखाया है, समराइज किया है, सबको समझ आ रहा है कि कैसे चीजें अच्छे तरीके से आप लोग, ये ही आपको तीसरे स्टेटमेंट है, गुजारा हो रहा है आप लोगों को। जी जी सर। सर। जी सर अब बहुत। देखें कैसे, एक और स्टूडेंट है, उन्होंने अच्छा लिखा, आल्दो एसएनसी ऑफर सेवरल प्रोस्पेक्ट, कामा इट हैज न्यूमरस चैलेंजेस एज वेल, गुड, एक्सीलेंट। इन्होंने देखे एक और आल्दो वाला स्ट्रक्चर यूज किया, आर्गुमेंटेटिव स्ट्रक्चर, गुड, कोई बात नहीं, इस तरह यूज करें। फिर दीज चैलेंजेस कैन बी रिजोल्व थ्रू कंसल्ट, गुड, एक्सीलेंट। देखिए कैसे एक छोटे सेंटेंस में, स्टेटमेंट में इन्होंने तीनों बातों को एक साथ बताया है। इसी समराइज करने को ही तीसरे स्टेटमेंट का लिखना कहते हैं, और तीसरे स्टेटमेंट कहते हैं। कितना बड़ा बला था ये, बड़ा बला था ये। अभी आप लोगों को जी थोड़ा सर। गुजारा हो रहा है, मैं बोलते थे समराइज करें समराइज करें, आप लोग हैरान थे क्यों कह रहा है क्यों कह रहा है। अभी गुजारा हो रहा है कुछ, अगर मैं पहले ही दिन यही सिखाता तो आप लोगों को तो मसला ही यही था कि समराइज कैसे करते हैं।
तो इसलिए यहाँ कौन सा डायलॉग बनता है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। उसके बाद एक और सेंटेंस भी था, ट्रस्ट द प्रोसेस, और क्या था, सब्र रखें। सबर रखें और शाहान पे, सबर द ट्रस्ट द प्रोसेस, और शाहान पे भी ट्रस्ट करें जो आपको सर पढ़ा, है पेशेंस। और सबर रखें। तो पेशेंस, सबर रखें, ये तो ट्रस्ट द प्रोसेस का ही हिस्सा है ना। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया, जबरदस्त। अब सबको दिख रहा है ना कैसे इन्होंने अच्छा लिखा है। मैं थोड़े कुछ गलत वो ढूंढ रहा हूँ कि किसी ने गलत लिखा हो। ये एसेंसी एज हेड अ नंबर प्रोस्पेक्ट चैलेंजेस एंड सोल्यूशन। अब देखिए ये बहुत ही एक अजीब सा स्ट्रक्चर है कि इसका क्या कह रहे हैं कि प्रोस्पेक्ट भी है, चैलेंज भी है, सोल्यूशन भी है। अब एसेंसी के थोड़ी सोल्यूशन है। थोड़ा गुजारा करें, मतलब अपना टोन ठीक करें। क्या ठीक करें? जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, टोन 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 टोन, ये है देखिए टोन, कि अपना अंदाज, टोन, इसको थोड़ा इंसानों वाला करें, तमीज वाला, स्टूडेंट वाला। ये टोन अपना ठीक करें यहाँ पे। अच्छा, एसएनसी प्रोवाइड्स बोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड नोटेबल चैलेंजेस, सेमीकोलन रिक्वायरिंग, अच्छा रिक्वायरिंग रिफॉर्म्स इज द वे फॉरवर्ड। अब ये रिक्वायरिंग इसका एक पार्ट है, अलग से सेंटेंस नहीं, अलग दो सेंटेंसेस को जब इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ते हैं तब सेमीकोलन। रिक्वायरिंग रिफॉर्म्स इज द वे फॉरवर्ड, गुड, कि रिफॉर्म की जरूरत है एज ए वे फॉरवर्ड। ये चीजें बहुत शॉर्टकट में इन्होंने लिखा है, देखें सबको दिख रहा है कि सबने काम एक ही किया हुआ है लेकिन अलग अलग तरीके से, और सारे ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि सबको जो बात सब में हमें दिखाना होता है सब में दिख रहा है। इसी को ही टॉपिक थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये तो गला खुश्क हो गया। वो ओ माई गॉड में, या वो दूसरा नहीं, अक्षय कुमार वो पूछता है एक पंडित को कि कौन सा हिंदू, वो जो एक मुसलमान होता है वो छुपा हुआ होता है अदालत में, उससे वो प्रूव करना चाह रहा होता है कि मैं ये मुसलमान है। तो उससे फर फर पूछता रहता है, बोलता है आखिर में या अल्लाह। वो तो हिंदू बना होता है ना, तो निकल जाता है उसके मुंह से। तो इसीलिए इतने स्पीड से तो उसका गला खुश्क हो गया, उसका हकीकत निकल गया ना। अब मैं जितने स्पीड से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो कभी कभी मेरे जुबान से भी बातें वगैरह निकलते हैं कि ये वो सरयाबी, ये के स्माइली। तो इन चीजों को आप लोग माइंड ना किया करें, ठीक है। मैं आप लोगों को वैसे, हाँ सर। ताकि आप लोग जागे हुए रहें। अब मेरे साथ नहीं, इस वजह से मैं थोड़ा सा इनमें मिर्च मसाला लगाता हूँ। जोली LLB 2, जी हाँ था। अच्छा, तो यहाँ तक आप लोग सब मेरे साथ हैं, सबको समझ आ गए हैं ये बातें? जी सर। जी जी सर। सर आ गए। जी, अभी अगर हम लोग देखें क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, काजेज, इम्पैक्ट्स एंड द वे फॉरवर्ड, इसका लिखें आप लोग तीसरा स्टेटमेंट। आखिरी आपका एक्सरसाइज है, बाकी चीजें या ऐसा करते हैं, इसका जो ये है ना, ये मैं क्यों ना ग्रुप में ही ये एक्सरसाइज देता रहा हूँ। मुझे लगता है यहाँ तक ठीक है। एक और भी तीसरे स्टेटमेंट पे। जी सर असाइनमेंट के लिए दे दें। हाँ, जी हाँ, जी सर असाइनमेंट दे दें। क्योंकि मेरा गला खुश्क हो गया है, अब मैंने एक और काम वगैरह के लिए भी जाना है कुछ। तो आप लोग भी थोड़ा सर गुजारा करें। मैं सर आप चैट लोग में थोड़ा सा हम जज्बात में बह जाते हैं, तो असाइनमेंट दे दें, हम तसल्ली से लिखेंगे फिर अच्छा लिखेंगे। गुड, मैं असाइनमेंट आप लोगों को दूंगा, 7-8 टॉपिक दूंगा। आप लोगों को उनको ऐसे टॉपिक दूंगा जिनका डिकंस्ट्रक्शन आसान हो, मतलब इनका कोई दूसरा तीसरा डिकंस्ट्रक्शन ना हो, या फिर हमने जब किए हुए हो पहले से डिकंस्ट्रक्शन, उनका डिकंस्ट्रक्शन भी शायद मैं आप लोगों को दे दूं कि ये डिकंस्ट्रक्शन है। तो फिर मैं आप लोगों को 4-5 टॉपिक दूंगा, उनके 30 स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखने हैं। इस पे अगर मैंने ऑनलाइन चेक किए उधरी ग्रुप में आप लोगों के, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किए तो फिर अगली क्लास में ही लाइव चेक करूंगा। तो आई ठीक है होप सर। कि आप लोगों का बहुत बड़ा एक सर पे जो एक बहुत बड़ा बला आप लोगों के सर से आज जो क्या उतर गया है कि नहीं। जी सर। जी जी सर। सर, मेरा तो सर मैं तो बहुत कंफ्यूज था तीसरे स्टेटमेंट के हवाले से। आपका तो चश्मे का इश्यू था ना, आपका तो बला नहीं, आपके सर पे नहीं था वो, आपके आंखों पे था।
एक्सक्यूज सर मी सर, सवाल पूछना था। जी जी जी। सर, ये जो जैसे कि इन्फ्लेशन पे हमने लिखा था ना, इन्फ्लेशन इज थ्री कॉजेज, क्या इसको हम कॉजेज से शुरू कर सकते हैं? लाइक एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अनरिस्ट्रेन्ड कंज्यूमर वगैरह वगैरह कंट्रीब्यूट टू दी थ्री मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, इन्फ्लेशन से ही शुरू करना है? नहीं नहीं, उन काजेज को शुरू से कर सका, वो तो जब हमने समराइज करना सीखा था, याद है आपको लास्ट क्लास में, कि आप तीन अगर पॉइंट है उनको बाद में भी बोल सकते हैं, पहले बोल के असल बात को बोले, वो आपके ऊपर है, समराइज सिर्फ करना है एक ही स्टेटमेंट में। वो आप थैंक पहले यू सर। बाद में एक ही स्टेटमेंट में कहीं पे भी उन तीनों बातों को घुसाएं, वो आपके स्ट्रक्चर का मामला है, मतलब उसमें कोई मसला नहीं है। ओके सर, थैंक यू। सर जी। सर तीसरे स्टेटमेंट पूरा हमेशा पक्का? गुड क्वेश्चन। यही बात अगर उर्दू में कोई पूछ सकता है इसी अंदाज के साथ, ताकि सबको समझ आए क्या पूछा है उन्होंने। सर तो पक्का पक्का थीसिस स्टेटमेंट यही होती है। तो क्या, तो आपको क्या लगता है कि लाजमी बात है कि चीजें मुश्किल हों तो ही वो बातें वही होंगे? चीजें आसान ही होते हैं सर यार। मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। इन्होंने ये पूछा कि वाकई तीसरे स्टेटमेंट में यही है ना? सर असल में हमारे जहन में था कि कोई बला होगी ना, सर सर आपने ये इतना आसान बता दिया कि अब यही लग रहा है। तो आपने बड़ा सर ये हेवी कर तीसरे दिया। स्टेटमेंट ने इतना डराया था। मैंने एक टीचर ज्वाइन किया था इंग्लिश का, वो अंग्रेजी तो अच्छा पढ़ाता था, लेकिन उसने मुझे पहले दिन, मतलब एक बिगनर है, उसने ज्वाइन किया है, ठीक है ना, उसने मुझे ऐसे बताया ना कुछ बताया, पहले दिन मुझे कहता है आप थीसिस स्टेटमेंट लिखिए। अभी हम लोग हैरान है, ये हाइपोथेसिस है क्या है, ऑब्जर्वेशन है। पहले दिन उसने बोला आप थीसिस स्टेटमेंट लिखिए, उसी दिन से जो है ना थीसिस स्टेटमेंट का खौफ हमारे चलें, ये दिलों खौफ में सारा बैठा हुआ उतर है। जाएगा। जो असल में ऐसे को, इन चीजों को इतना मुश्किल इसलिए तो बना के पेश किया गया है क्योंकि डर से ही तो मार्केट में चीज बिकता है। पहले दिन बोलते हैं आप थीसिस स्टेटमेंट लिखिए, अभी हमें पता ही नहीं है कि ये है क्या, पढ़ा नहीं है। तो जब आपको डराएंगे नहीं तो आपसे फिर निकलवाएंगे कैसे? पैसे कैसे निकलवाएंगे आपसे? फिर सर हम लोग भी तो 2 मंथ मैंने फीस दिया, तीसरा मंथ जब स्टार्ट हुआ मैंने फीस नहीं दिया। वो मतलब उसने मुझे मुंह पे बोला, मैंने तो आपसे नहीं बोला है कि आप पढ़े, बस आप मत पढ़े, फिर आपके पास पैसे नहीं है तो सर, आप ऐसे डायरेक्ट बोला। तो आपके किस्से से ये लग रहा है कि आप कच्चा लॉरेंस लाहौर के सताए हुए एक स्टूडेंट हैं। नाम ना लें किसी टीचर का, क्या आप उधरी के नहीं नहीं सताए हुए सर, हैं? नहीं सर, नाम नहीं नहीं लेंगे। सर, मुल्तान वाले लग रहे हैं। नहीं नहीं, ये कच्चा लॉरेंस के वो है, सताए हुए हैं जी। कच्चा लॉरेंस के सताए हुए हैं। मैं टीचर का नाम इनको बोलता हूँ, ऐसे ना लें, क्योंकि कुछ लोग अच्छे भी पढ़ाते हैं, गुजारा भी पढ़ाते हैं, कुछ ठगी भी करते हैं, लेकिन आप लोग ओवरऑल थीम को समझे, बातों को समझे। सर, ये रिसर्च के थीसिस स्टेटमेंट और ऐसे के थीसिस स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम तरीके से लिखे जाते जी, हैं? जो एकेडमिक थीसिस स्टेटमेंट आप लिखते हैं, रिसर्च वाले में ना कभी कभार अनाउंसमेंट भी होता है कि दिस रिसर्च एनालिसिस विल, ये एक्सप्लोर, ये एक्सप्लोर, ये उसमें ना थोड़ा सा एक हाँ, अनाउंसमेंट टोन का स्टाइल होता है, जिस वही तरह वही बात बोला मैं कर जाता रही है ना। थी। जी, जिसमें उसमें दिस रिसर्च एनालिसिस विल एक्सप्लोर चैलेंजेस, जी जी potentials, prospects, and also propose way forwards to these challenges, फुल जी जी स्टॉप। अब जी। यहाँ उधर वो क्या कर रहा है, उधर वो अनाउंसमेंट करता है। या हम्म। एकेडमिक में नहीं करेंगे आप अनाउंसमेंट, वो जो हमने सीखा हुआ है सिंपल तरीका उसमें करेंगे, ठीक है। तो सर, जब हमें पढ़ाते हैं तो दोनों को यही कहते हैं कि दिस इज एकेडमिक राइटिंग, तो देयर इज अ डिफरेंस दोनों में? असल में कंपिटिटिव सीएसएस वाले उसमें चीजें, कुछ चीजें ऐसे हो गए हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता करके ना नॉर्म्स बन गए हैं। मतलब अच्छा। हालांकि एकेडमिक राइटिंग में जो आप थीसिस वाला स्टाइल, वो जो थीसिस वो लिखते हैं ना, जो थीसिस लिखते हैं डिग्री जी में और या वैसे हायर एजुकेशन में, वो भी ठीक होता है, उसको यहाँ भी लिख सकते, उसके बहुत से एस्पेक्ट यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अजीब गरीब अंदाज से सीएसएस के कुछ जो ऐसे हम लिखते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, उनके कुछ छोटा सा समझे कि वो नहीं कहते जिस तरह के मैं वो जो एक दुनिया में कहते हैं ना, कि मतलब एक डायलॉग कहते हैं कि मैं अंडरवर्ल्ड का, मैं सरियाब का अंडरवर्ल्ड का डॉन हूँ। अब सरियाब का अंडरवर्ल्ड का डॉन बोलता है, हालांकि दो कंट्राडिक्टरी बातें कहता है कि नहीं। अब इसी तरह वो एक बंदा बोलता है ना कि मैं
अंग्रेज इंटरनेशनल अंग्रेजी बोल रहा हूँ इंडियन स्टाइल से। अब वो आप बोलोगे क्रॉस क्वेश्चन में कि आप तो इंडियन स्टाइल से अंग्रेजी बोले, इंटरनेशनल अंग्रेजी थोड़ी बोल रहे हैं, मतलब वो डायलेक्ट। तो जी जी इसी तरह सीएसएस में भी वो कहते हैं ना कि हम सीएसएस में इंग्लिश को चेक करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, वो ये बोलते हैं टीचर। अच्छा। लेकिन असल में वो इनडायरेक्टली उनका अपना ही एक स्टैंडर्ड होता है। ओके सर, सम थैंक यू। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर एकेडमिक राइटिंग में देखा जाए तो फुल स्टॉप फ्रेज के पीछे, मैं तो आप लोगों को अभी आज रात को अपलोड करने वाला था, फ्रेज और क्लास इनके बताने वाला था, फ्रेज और क्लास में क्या फर्क है ना, क्योंकि ये लाजमी है आपके लिए। आप इंट्रोडक्शन में बहुत गलतियां कर रहे हैं, सॉरी इंट्रो आउटलाइन बनाने में, और वैसे भी आप जो लिखते हैं, आप लोग क्या करें, फ्रेजेस के पीछे फुल स्टॉप दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन फुल स्टॉप, कुछ लगा रहे हैं कि नहीं मैक्सिमम लोग। जब मैं आप लोगों को समझाया कि ये तो अंग्रेजी में फ्रेज के बाद फुल स्टॉप लगता ही नहीं है, ये तो क्लास या सेंटेंस के पीछे लगता है फुल स्टॉप। लेकिन आप लोग हैरान हो जाएंगे जो आप लोगों के सीएसएस के एग्जामिनर पेपर चेक करें, जिन्होंने आपके इंग्लिश को ठीक करना है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन वो फ्रेज फॉर्म में है, तो उनके बाद फुल स्टॉप लगाया होता है इन्होंने। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। क्या कह रहा हूँ सर मैं? इस चीज क्यों को फेल करते हैं कर सर? देते हैं जी। सर, अगर ऐसी सर ऐसा मिस्टेक्स क्यों? हो तो फेल हो जाता है क्या? नहीं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस बात को आप नहीं समझ रहे, मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब कि सर उनके पेपर में ही इस तरह के मिस्टेक्स हैं। मैं ये कह रहा हूँ एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये लोग कितने देखें। एक सेकेंड, मैं आपको अभी पेपर, वो एग्जैक्ट पेपर बताता हूँ। जो बंदा आप लोगों के इंग्लिश चेक कर रहा है, जो बंदा आप लोगों का इंग्लिश चेक करके आपको फेल करता है, आप जब इंग्लिश के ग्रामर के गलतियां उसी से जाके पढ़े ना, उसी बंदे से, कि फ्रेज, वो बोले का फ्रेज तो एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिस तरह इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ये इसके पीछे फुल स्टॉप लग सकता है? नहीं। फ्रेज के बाद सर तो फुल स्टॉप लग ही नहीं सकता। अब लेकिन आप लोग उस बंदे को खुद को देखें, खुद बंदा जो हमें जज करेगा। अब ये पेपर है, अब यहां देखें, तीसरा पढ़ें, पहले दो को तो फिर छोड़ ही दें, तीसरा पढ़ें। पावर ऑफ प्रोपेगेंडा इन मुस्लिम वर्ल्ड। ये एक फ्रेज है कि नहीं? फ्रेज है फ्रेज है। सर। हालांकि फेज मैं है। फ्रेज और क्लास आज भी रात को अपलोड करूंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन खुद देखे। अब ये है सर पाकिस्तानी इंग्लिश, मतलब वो टीचर जो हमारा इंग्लिश चेक करेगा, हम ऐसे में फेल कर रहा है, उसका बनाए वो हुए खुद पेपर है। इनकम्प्लीट जुमले के सामने फुल स्टॉप लगा रहा है। क्या चीज? खुद इनकम्प्लीट वर्ड्स के सामने फुल स्टॉप लगा रहा है। एग्जैक्टली फ्रेज समझो, प्रोस्पेरिटी, पाथवेज टू प्रोस्पेरिटी पे फुल स्टॉप लगाए, वो तो इस बंदे पे केस होना चाहिए कि वाह, आप इन लोगों को 11-11 नंबर दे के फेल कर रहे हैं, आपका ये खुद का ये। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे और ये कहेंगे कि एग्जामिनर ने तो उनको वैसे दे दिए हैं, ये जो टाइप जिन्होंने किया है उन्होंने गलती से ये किया है, क्योंकि वो तो एक क्लर्क होता है, कि ये बात हो, हम मतलब पॉजिटिव रहते हैं अगर, तो पॉजिटिव जितना भी रहे, क्या प्रिंट करने के बाद उनको कभी एक दफा वो देखता नहीं है कि मेरा जो मैंने पेपर दिया था उसमें किस तरह था, मतलब उनका कैलिबर नहीं है क्या, उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से वो चेक करे कि भाई ये फुल स्टॉप आपने लगाया, ये तो मेरे अपने क्रेडिबिलिटी पे आपने क्वेश्चन उठाया। जी सर अलग अलग बिल्कुल। जगह से होकर आते हैं ना सर, एक चेकर है, एक टाइपर है और एक तो जो मैकर भी है। है, चेकर है, टाइपर है, जो भी है, क्या तो सर आपको वो मार्क्स में तो इंग्लिश का, आएगा इसके पास। आपका वो इंग्लिश चेक कर रहा है सब चीजों को मिला के, जिनकी से आपको फेल करता है, तो उसको खुद को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो इस बात को एग्जाम देखा जाए सीरीज के उसको, के आप हमें के बताते हैं कि आपको ये आप खुद क्या कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि पाकिस्तान और सीएसएस या जितने भी इनके, इनका एक अलग ही लोकल लेवल पे इंटरनेशनल रूल्स हैं। कुछ गुजारा हुआ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? जी सर। जी सर जी। गुड आप जुमला लोग सर। जो लोकल लेवल लोकल पे इनके इंटरनेशनल। इंटरनेशनल रूल्स हैं उनको सीखेंगे, ठीक है? जी जी सर। समझ रहे हैं अभी आप? जी तो सर। जी सर। मुझे आप लोग ना पकड़वाएं, आप लोग मुझे ज्यादा इतने हकीकतें ना इनके खुलवाएं। मुझे लगता है आज की क्लास खत्म करते हैं यहाँ से ही। तो इसलिए डर का जो माहौल आपने बना हुआ था आपने खुद के ऊपर,
बनाया हुआ था उसको निकालें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, थैंक यू ठीक सर। है थैंक यू, सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।